क्या क्या चीज़ें इसको चलाने के लिए चाहिए होती हैं वो हम आगे स्लाइड्स में बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। पर ये एक ब्रीफ था कि एसपीपी का मतलब होता है सर्विस पार्ट्स प्लानिंग, और ये हेल्प करता है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी कोको को प्लानिंग करने में, पार्ट्स क्या क्या रखने हैं उसको बताने के लिए सर्विस पार्ट्स प्लानिंग का यूज होता है। तो पहला स्लाइड है, पहला स्लाइड में हमने बस बेसिकली बताया है कि बीपीडीसी और आरडीसी एक एक चैनल पार्टनर से कनेक्टेड है। सिंपल मतलब है इस स्लाइड का, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि बीपीडीसी या आरडीसी हर एक डीलर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर और हर एक कोको से कनेक्टेड है। यही सेम फंडा हम लोग एसपीपी में भी यूज करते हैं, और एसपीपी में यही सेम चार्ट, यही सेम ट्री हमने लगा रखा है ये बताने के लिए कि अगर एसपीपी प्लानिंग करेगा तो चैनल पार्टनर पर प्लानिंग करेगा और फिर बीपीडीसी पर प्लानिंग करेगा। आपके लिए बस यही मायने रखता है इस वाली ट्रेनिंग में कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर और कोको, सॉरी, डीलर पे कितना एसपीपी मायने रखता है या प्लानिंग करता है। ठीक है, ये स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट है आज के ट्रेनिंग के हिसाब से। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग के हिसाब से यही स्लाइड इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आपका प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है, बहुत लोगों को आपको आता भी होगा, पर जिनको नहीं आता है मैं सेफ साइड के लिए उनको बता देता हूँ कि कैसे ये काउंट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन बना रखी है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट को कैटेगराइज करना कि वो पार्ट तेजी से मूव होने वाला है, स्लो मूव होने वाला है या मीडियम मूव होने वाला है। वो कैसे पता करते हैं हम, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। लाइन टू लाइन पहले से आखिरी तक चलेंगे। पहला है बी और आखिरी है एच। तो हम पहले बात करते हैं बी, ए और एफ की। बी, ए और एफ जो होते हैं हमारे पार्ट्स, वो फास्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों में एक ही सिमिलैरिटी है कि ये तीनों फास्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं। ये फास्ट मूविंग हम कैसे डिफाइन करते हैं ऐसे पार्ट्स को। अब अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, कोई भी पार्ट आपके पास है, आपको ये थोड़ी ना पता होता है कि वो ए है या बी है या एफ है, लेकिन हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसे। हम क्या करेंगे, आप कोई भी पार्ट ले लो, उसका पूरे लास्ट ईयर का सेल्स निकालो, उसका पूरा आखिरी साल का जो सेल है वो निकाल लो। मतलब जैसे आज अप्रैल चल रहा है तो आप लास्ट अप्रैल 2019 से आज तक अप्रैल तक आप पूरा सेल्स निकाल लो, और इस पूरी सेल्स को, इसमें आप ये देखो कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं। क्वांटिटी मत देखिए, मतलब अगर आपने सेल निकाला है लास्ट 1 ईयर का तो इसमें आपको क्वांटिटी नहीं देखनी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखने हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे कितने हैं, नंबर ऑफ हिट्स मेरे कितने हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं देखनी है, नंबर ऑफ हिट्स देखनी है, कितनी बार ऑर्डर आया, कितना ज्यादा ऑर्डर नहीं आया, कितनी बार ऑर्डर आया। इसको, इस क्वांटिटी को, इस हिट को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से। 12 माने एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज ऑर्डर हिट पर मंथ, मतलब एक महीने में कितनी बार आपने वो पार्ट बेचा, आपको ये मिल जाएगा। फास्ट मूविंग ये कहता है कि अगर एवरेज ऑर्डर हिट पर मंथ मेरा ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो मेरा जो पार्ट है वो फास्ट मूविंग है। ठीक है, अगर मेरा ये वाला वैल्यू एवरेज हिट अपॉन में 12, ठीक है, पूरे साल का हिट अपॉन 12 मेरा अगर ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो मैं उसको फास्ट मूविंग कहूंगा। ठीक है, और एक और चीज आती है जो हमें बी या ए या एफ के अंदर ही अंदर कंपेयर करने में हेल्प करती है। ये तीनों तो फास्ट मूविंग है तो कंपैरिजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तीनों फास्ट मूविंग है, हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि बी, ए, एफ कौन सा है। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज है जो इन तीनों को डिफाइन करती है एक दूसरे से, वो है इसका एनडीपी वैल्यू, इसका करंट एनडीपी कितना है। ठीक है, तो पहले बी की बात करते हैं। बी ये कहता है कि वो फास्ट मूविंग है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसका एवरेज ऑर्डर हिट जो है पर मंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन ये लो वैल्यू है, बी जो है वो लो वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एनडीपी वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 100 है। कोई भी पार्ट का अगर वैल्यू 100 से कम है, सिंगल पार्ट का वैल्यू,
अगर 100 से कम है या बराबर है तो वो हमारा बी पार्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये चीज़ें आप अपने एंड पे भी कर सकते हैं या आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं। कोई भी पार्ट उठाइए और उसके ऊपर ये कैलकुलेशन करिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद है ए पार्ट। ए पार्ट ये कहता है कि मेरा पार्ट जो है वो फास्ट मूविंग है और मीडियम वैल्यू है। फास्ट मूविंग का मतलब है कि हमने कोई भी पार्ट अगर निकाला, उसका जो एवरेज पर हिट आ रहा है, एवरेज ऑर्डर हिट पर मंथ आ रहा है, वो हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है। लेकिन मीडियम वैल्यू का मतलब ये है कि उसका वैल्यू, एनडीपी वैल्यू 100 और 10,000 के बीच में है, तो वो पार्ट हमारा ए कैटेगरी में चला जाता है। सिमिलरली एफ कैटेगरी में भी यही होता है, एवरेज ऑर्डर हिट पर मंथ हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन हाई वैल्यू है। हाई वैल्यू का मतलब है ग्रेटर देन 10,000 रुपीज का वैल्यू। सिंगल पार्ट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10,000 रुपीज का आ रहा है और उसका एवरेज ऑर्डर हिट पर मंथ हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो वो हमारा एफ में चला जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी कुछ। आगे बढ़ते हैं। सर दोबारा बताएं एक बार। कौन सा? फास्ट मूविंग वाला? जी फास्ट मूविंग वाला है सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही यार। हेलो, जी फास्ट मूविंग वाला सर समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बताएं। फास्ट मूविंग का मैं बता देता हूँ। अभी आप सब भूल जाइए, आपको कुछ भी नहीं पता पार्ट के बारे में। ठीक है, आपके पास कोई भी पार्ट है, एक्स वाई या जेड, कुछ भी कोई भी पार्ट है आपके पास। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सोचा कि आज मैं इसका क्लासिफिकेशन निकालता हूँ, ये कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो आपके पास पार्ट नंबर तो हो गई है। आपने क्या किया, आपने उस पार्ट नंबर का लास्ट 1 ईयर का हिट निकाल लिया कि कितनी बार वो पार्ट मैंने बेचा। क्वांटिटी नहीं, दोबारा मैं रिपीट करूँ, क्वांटिटी नहीं, हिट, कितनी बार मेरे को वो कस्टमर ने ऑर्डर किया, मतलब कितने नंबर ऑफ बिलिंग्स मैंने की। ठीक है, आपने वो निकाल लिया। अब आपने क्या किया, वो पूरे साल का जो हिट था आपने उसको 12 से डिवाइड कर दिया। 12 क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और आपको एवरेज ऑर्डर हर हिट पर मंथ निकालने के लिए आपको उसको पर मंथ का देखना पड़ेगा कि आपने पर मंथ कितना बेचा। तो जब आप उसको 12 से डिवाइड कर देंगे और उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है, तो आप बोलेंगे कि ये मेरा पार्ट जो है ये फास्ट मूविंग है। ठीक है, तो ये कैटेगरी आपकी डिफाइन हो गई, या तो बी है या तो ए है या एफ है, ये आपका डिफाइन हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना पार्ट्स मास्टर में जाकर उसका एनडीपी देखेंगे कि एनडीपी कितना आ रहा है। ठीक है, फास्ट मूविंग आपको पता चल गया, तो आपको सिर्फ 3 ही चीजों में देखना है, बी, ए या एफ में। अब आप कह रहे हो आपने उसका एनडीपी वैल्यू देखा, अब उसका एनडीपी वैल्यू मानो 80 रुपए आ रहा है, तो ये पार्ट आपका कितना हो गया, बी कैटेगरी में आ गया। आपका फास्ट मूविंग भी है और लो वैल्यू भी है। ठीक है, और अगर वो पार्ट आपका एनडीपी वैल्यू 120 रुपए है अगर मान लो, तो वो आपका मीडियम वैल्यू में आ गया, मतलब वो ए कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है आशीष, समझ में आ रहा है? आशीष, यार आपकी आवाज कट रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरे को। हेलो आशीष, एक बार आप कहीं लिख लो, इसमें चैट का ऑप्शन होता है ना, उसमें आप एक बार लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी फास्ट। तो ये देखी तोड़। हेलो, हाँ बोलिए। पैरामीटर क्या है आपका, जो 100 लेस देन 100 और 100 to 10,000, बिग फिगर ना, 100 to 10,000 और 100 से लो है, तो वो अपना पैरामीटर्स क्या है आपके इसमें? हाँ, अगर 100 से कम है उसका एनडीपी वैल्यू, तो वो फास्ट मूविंग बी में आ जाएगा, बी कैटेगरी में आ जाएगा। पैरामीटर्स क्या है उसके? वाई? नहीं, ये वाई का इसमें कुछ नहीं है, ये हमने कैटेगरी बना रखी है अपने इजीनेस के लिए, कि अगर मेरे को किसी भी पार्ट को डिफाइन करना है इसके लिए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। 100 and 10,000, 100 रुपीज एंड 10,000 के बीच में कोई अपना आपने डिमार्केशन नहीं दी हुई है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, एक्चुअली क्या होता है, ये जितने भी पार्ट मैंने आपको बताया ना फास्ट मूविंग, इनका रेंज इतना ही
हेलो कपूर जी साहब। जी हाँ जी। कपूर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी सर, क्या हाल है? हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम। सर यहाँ यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना, जो समर समझा रहे हैं, वो सर्विस लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो वी मैं हैव। सर्विस लेवल की बात समझ रहा हूँ आपकी, पर जो हाँ। बी एक कैटेगरी के अंदर आप सीधा 100 से लेके 10,000 के बीच में ले रहे हैं अपना फास्ट मूविंग को, आई अंडरस्टैंड, बट हाँ 100 जी। से 10,000 के बीच में कोई ना कोई एक अपना सेकंड डेस्टिनेशन होना चाहिए था। इस मतलब बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है, 100 रुपए से लेके 10,000 तक। हाँ। हेलो। हाँ, हाँ आवाज आ जी। रही है? आपका स्क्रीन मोड एग्जिट हो गया है क्या, समझ? हाँ, स्क्रीन हाँ मोड जी मेरा सर, एग्जिट हो गया था, मैंने दोबारा चलाया है। दिख रहा है? एक बार। नहीं, अभी हाँ नहीं अभी आया, आ। आगे आ गया। प्रेजेंटेशन मोड में कर अब नहीं दीजिएगा। आ रहे। हाँ, मैं प्रेजेंटेशन मोड में कर देता हूँ। दिख रहा है आप सबको? हाँ हाँ। जी सर, दिख रहा है। जो भी ठीक है। हमारा कपूर साहब पूरा पार्ट रेंज है ना हमारी कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से, एंड जो भी उनमें फास्ट मूविंग पार्ट्स है उसको 3 कैटेगरी में हमने बांटा है बेस्ड ऑन अवर एमआरपी या जो भी हमारा बिलिंग है उसके हिसाब से। ये काफी एनालिसिस के बाद हमने ओवरऑल निकाला है कि हमारा जो पीडीसी से जो मटेरियल जा रहा है उसके हिसाब से जो डीलरशिप में हो रहा है उसको पूरा कैलकुलेट करके निकाला है कि अगर लेस देन 100 है, ऐसे बहुत से ऐसे आइटम है जो बहुत फास्ट मूविंग है, छोटे छोटे आइटम है जो हम लोग डे डेली बेसिस पे हम लोग बेचते हैं, तो क्या वो एक बात है? कैटेगरी है। एक कौन है यार, क्लैरिटी म्यूट कर नहीं है, लीजिएगा। हेलो, जिनका म्यूट, वॉइस नहीं पूरी कर दीजिए आपकी। भाइयों जो लोग म्यूट नहीं है और सुन रहे हैं अगर इसको तो म्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो समर्थ आप बैकएंड से कर दो। हाँ, मैं बैकएंड से कर देता हूँ। खाली एक मिनट। आपको वो ऑन कर दो, है ना? तो ये बेस्ड ऑन अवर एनालिसिस है सर, जो भी पार्ट्स हम लोग बेच रहे हैं वीपीडीसी से, जो भी मूवमेंट हो रहा है उस सब का रिकॉर्ड के हिसाब से हमने 3 कैटेगरी में बनाया है कि जो फास्ट मूविंग पार्ट है जो हर महीने बिक रहा है, हर महीने मूवमेंट हो रहा है, लेस देन 100 में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, देन 100 से 10,000 में कितने हैं, एंड देन मोर देन 10,000 वो हाई वैल्यू में आएगा फास्ट मूविंग के परव्यू में, एंड देन स्लो मूविंग में लेस देन 1,000 है, देन 1,000 से 5,000 है जो स्लो मूविंग है, वो मीडियम वैल्यू 5,000 रखा है हमने उसको रेंज में, एंड देन 5,000 से अगर ऊपर है और वो स्लो मूविंग है तो वो हाई वैल्यू में है, तो उसका सर्विस लेवल 80 रहेगा, एंड जो मैक्सिमम है ऊपर बी कैटेगरी में फास्ट मूविंग लो वैल्यू वो 95% रहेगा, यानी वो सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा होगा। वो फास्ट मूविंग तो है लेकिन वो हर महीने कितनी बार हिट रेट आ रहा है उसके बेस पे है ये, कि वो बहुत बार ज्यादा होगा, मतलब पर डे में वो शायद 10 बार लग रहा होगा, 5 बार 6 बार लग रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। एंड जो बाकी और दूसरे पार्ट जो मूवमेंट नहीं हो रहा है हर महीने या बहुत स्लो है या कभी साल में 1 या 2 बार लगा है, तो वो एच कैटेगरी में जाएगा, नॉर्मल। तो ऐसे पार्ट भी बहुत सारे होते हैं, मैक्सिमम पार्ट होते हैं। अगर टोटल आप अगर आपके पास 3,000 की पार्ट लाइन है तो आप देखेंगे काफी पार्ट उस रेंज में भी रहता है। तो कैसे हम लोग यहाँ उद्देश्य यही है कि कैसे बेटर प्रैक्टिस करके इन चीजों को समझ के हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल से काम कर सकें और उस चीज को हम लोग जो भी अपना पार्ट्स का प्लानिंग है उसको प्रॉपर कर सकें। ये जो अपना क्लासिफिकेशन है ये आप लोग भी कर सकते हैं, हम लोग तो करते ही हैं, और एसपीपी भी करता है। एसपीपी ये वाले पार्ट्स को अपने एंड पे हमेशा मापता रहता है हर दिन, कि भाई कोई भी पार्ट अगर आपने बेचा तो उसका कितना कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये सब एसपीपी अपने एंड पे करता रहता है बैक एंड पे, ठीक है। तो स्लो मूविंग की अगर हम बात करें तो स्लो मूविंग में एवरेज ऑर्डर हिट पर मंथ जो रहता है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, मतलब 1 से कम है उसका ना जो पर ऑर्डर हिट मंथ है। लेकिन अगर सी की बात करें तो सी के अंदर उसका एनडीपी वैल्यू हमारा आ जाता है लेस देन और इक्वल टू 1000, ठीक है। डी की अगर हम बात करें मीडियम वैल्यू तो 1000 और 5000 के बीच में आ जाता है एनडीपी वैल्यू, और एवरेज ऑर्डर हिट सेम रहता है अपना 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये स्लो मूविंग है। ई की बात करें तो उसके अंदर भी यही एवरेज ऑर्डर हिट रहता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि 0 और 1 के बीच में है, लेकिन एनडीपी वैल्यू जो है वो मोर देन 5,000 रुपीज का आता है, ठीक है। उसके बाद एच में आते हैं। एच हमारा मतलब होता है नॉन मूविंग। नॉन मूविंग का मतलब सीधा सीधा सिंपल सिंपल है कि वो पार्ट आपका कभी भी बिका नहीं है, तो वो हम एसपीपी में भी सजेस्ट नहीं करते। अगर एसपीपी में कुछ भी सजेस्ट हुआ है इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं बिका है या कोई ना कोई है। उसके बाद है पार्ट्स इन्वेंटरी प्लानिंग। पार्ट्स इन्वेंटरी प्लानिंग ये कहता है कि अगर
मेरा कोई भी पार्ट है जिसका डीलर के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैं उसको भी कंसीडर करूं और उसके बाद उसको सजेस्ट करूं कि आपको 10 नहीं, आपको 8 क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 क्वांटिटी स्टॉक में पड़ा हुआ है। एसपीपी ये भी करता है, वो आपका स्टॉक जो है वो अपने अंदर ले लेता है और उसके हिसाब से आपको बताता है कि आपको कितना वो पार्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है पार्ट सप्लाई प्लानिंग। पार्ट सप्लाई प्लानिंग कहता है सीधा कि भाई मेरे पास जितना भी पार्ट का रिक्वायरमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, उसके अंदर मैंने आपका इन ट्रांजिट स्टॉक भी कंसीडर किया है। कोई भी पार्ट अगर इन ट्रांजिट में है, ट्रांसपोर्टर मटेरियल लेके आ रहा है या वीपीडीसी में इनवॉइस हो चुका है, तो एसपीपी उसको कंसीडर करके ही आपको भेजता है। कि मान लो मैंने आपको 10 सजेस्ट किया था, लेकिन आपके पास इन ट्रांजिट में है 2 क्वांटिटी और आपके पास स्टॉक में भी है 2 क्वांटिटी, तो वो 10 में से मैं ये 2 और ये 2 माइनस कर दूंगा और 6 क्वांटिटी जो है मैं आपको सिर्फ वही सजेस्ट करूंगा। ये चीज एसपीपी अपने अंदर करता है। ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट वीपीडीसी और आरडीसी से रिलेटेड है। बेसिकली ये कहता है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वीपीडीसी आरडीसी हो गए, वो हमारे एलोकेशन कैसे करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपकी डिमांड रहती है वो कॉन्सिक्वेंटली मल्टीप्लाई होकर ऐड अप होकर वीपीडीसी पे चली जाती है। कि मान लो 4 डीलर्स का किसी सिंगल पार्ट के रिगार्डिंग डिमांड था 40 क्वांटिटी, ऐड करके 10 क्वांटिटी थी सबकी रिक्वायरमेंट 4 डीलर्स की, तो वीपीडीसी अपने एंड पर 50 क्वांटिटी पहले से ही रख लेगा ताकि वो आपको आराम से क्वांटिटी केटर कर पाए। ठीक है। ये इसका मतलब है, एसपीपी ये एनालिसिस करता है आप लोगों के लिए। ये 3 जो ऊपर के पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीलर को टारगेट करते हैं। ठीक है। अब मैं प्रोसेस चेन की बात करूं अगर, तो प्रोसेस चेन ये है कि भाई एसपीपी क्या क्या फंडे करता है पहले आपका सजेशन करने के लिए। तो पहला एसपीपी क्या करता है, आपकी सेल्स हिस्ट्री उठा लेता है लास्ट 2 साल की। लास्ट 2 साल की जब हिस्ट्री उठा ली उसने, उसके बाद वो देखता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई पार्ट उस डीलर ने सिर्फ एक ही महीने में बहुत बार बेचा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकता है। एसपीपी ऐसे पार्ट्स को हटा देता है कि भाई एक ही रिक्वायरमेंट, एक ही महीने में 100 क्वांटिटी बेचा किसी डीलर ने मान लो, या 100 बार उसने बिलिंग करी, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसकी डिमांड को एडजस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं उसको सजेस्ट करूंगा अगले महीने के लिए तो वो बिक जाएगा। तो ऐसी एडजस्टमेंट एसपीपी अपने अंदर कर लेता है, जो कि सेकंड स्टेप है। उसके बाद है स्टॉकिंग एंड डी स्टॉकिंग। स्टॉकिंग एंड डी स्टॉकिंग में क्या करता है एसपीपी, एसपीपी आपका स्टॉक उठाता है और अपने अंदर उसको फीड कर लेता है कि भाई इस पार्ट का ये स्टॉक है और इस पार्ट का ये स्टॉक है। सिंपल। उसके बाद एसपीपी स्टॉकिंग, आपका सेल्स हिस्ट्री, आपका इन ट्रांजिट, इन सब पे एक फोरकास्ट बनाता है कि आपको अगले मंथ में कितना पार्ट चाहिए होगा, कितना क्वांटिटी चाहिए होगा। तो जब उसने फोरकास्ट कर लिया आपके लिए, ये सब 9 पैरामीटर्स पे डिफाइन होता है। 9 तरीके के फोरकास्टिंग तरीके हैं जो एसपीपी हर पार्ट और हर डीलर पे लगाता है। ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री प्लानिंग में सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है, वो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। इन्वेंट्री प्लानिंग क्या करता है, सारा डेटा जितना भी उसने कलेक्ट किया है, आपका इन ट्रांजिट, आपका सेल्स हिस्ट्री, आपका स्टॉक, आपका फोरकास्टिंग, इन सबको कंसोलिडेट करके एक प्लानिंग करता है आपके लिए कि आपको अगले मंथ इतना चाहिए। ठीक है। ये उसके बाद आता है डीआरपी। जो भी उसने इन्वेंट्री प्लानिंग करा वो हर डीलर पे उसको डिप्लॉय करता है। ठीक है। जितना भी उसने आपके लिए प्लानिंग करा है महीने महीने का, वो आप पे डिप्लॉय किया जाता है। जैसे कि मैं बता रहा था, ये जो डीआरपी है, डीआरपी का मतलब सीधा सीधा होता है डिप्लॉयमेंट रिप्लेनिशमेंट पैराडॉक्स। इसका सिंपल फंडा है कि जो भी हमने इन्वेंटरी आपकी करी है, जो भी हमने आपका डेटा उठाया है और उस पर कैलकुलेशंस करी हैं, उनका हम लोग आप पे डिप्लॉय करते हैं हर डीलर पे, उसके पार्ट्स और उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हम लोग डिप्लॉय करते हैं। ठीक है। डिप्लॉय करने का मतलब आपको प्रोक्योरमेंट प्रपोजल भेजा जाता है, जो ऑटो ऑर्डर प्रपोजल शीट होती है, जो मैनुअल ऑर्डर प्रपोजल शीट होती है, जो आपके पास आती होगी हर सुबह, ठीक है, वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, वो सब इस प्रोसेस चेन का सेकंड लास्ट पार्ट है, जो कि यहाँ मैंने मार्क कर रखा है प्रोक्योरमेंट प्रपोजल। ठीक है।
प्रोक्योरमेंट प्रपोजल के बाद आपके पास अगर मान लो आज मैंने आपको भेजा है आपका शीट, तो कल आपका ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि इस प्रोसेस चेन का आखिरी भाग है। ठीक है, सबको समझ में आया है इतना या नहीं? हाँ जी सर, आगे सर। हाँ, इसमें कुछ हैवी नहीं है, ये बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता रहा था कि कैसे कैसे हम लोग इस प्रोसेस चेन में फ्लो करते हैं ताकि आपको प्रोक्योरमेंट प्रपोजल भेजा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्लीज म्यूट कर दीजिए जो भी है, मैं कर देता हूँ एक मिनट बैकएंड से। हाँ जी, तो पहले हम प्रोसेस चेन में एक हमने बात करी थी कि हमारा कोई भी पार्ट अगर है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। वो कैलकुलेशन का क्राइटेरिया ये सबसे पहला है, कैलकुलेशन क्राइटेरिया। हमने जो भी आपको बोला कि भाई एसपीपी आपको ये क्वांटिटी सजेस्ट करता है, वो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग आपके लिए निकालते हैं। ठीक है, ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, 2 तरीके के एग्जांपल लूंगा मैं ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। अभी मैं बस आपको टर्म्स का मतलब समझा देता हूँ कि क्या है प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी का मतलब क्या है। प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी सिंपल मतलब है एसपीपी सजेस्टेड शेड्यूल। एसपीपी सजेस्टेड शेड्यूल का मतलब ये है कि मैंने आपको कितना सजेस्ट किया, वो हो या प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी हो, दोनों सेम मतलब है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ये ब्लू कलर का जो मैंने मार्क कर रखा है इसका मतलब प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी ही होता है। ठीक है, इज इक्वल टू फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब आपके इस मंथ का फोरकास्ट, जो कि यहाँ पे आ रहा है करंट मंथ फोरकास्ट। ठीक है, करंट मंथ फोरकास्ट जो है यहाँ पे हमारा फोरकास्ट है। अब फोरकास्ट हमारा 2 तरीके की होती है। एक होता है फोरकास्ट जो हमारा 15 तारीख से पहले काम करता है, मतलब अगर कोई भी महीने की 15 तारीख है उससे पहले हम एक अलग तरीके का फोरकास्ट लेते हैं। और अगर 15 तारीख के बाद है हमारी डेट, जैसे मान लो आज की डेट है जो कि 15 के बाद है, तो हम अलग तरीके का फोरकास्ट लेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो आज तारीख है 11 तारीख, 11 अप्रैल है मान लो आज। ठीक है, तो जो यहाँ पे फोरकास्ट हम लेंगे इस फॉर्मूले में ये जो फोरकास्ट टर्म है इसकी जगह पे हम ये नीचे वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बोल्ट रेयर एक्सेल शाफ्ट का जो सेकंड पार्ट है 686। अगर आज 12 तारीख है तो मैं इसका जो फोरकास्ट है वो लूंगा करंट मंथ का फोरकास्ट, जो कि इस केस में 39 है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मान लो आज 12 अप्रैल है और मेरे को फोरकास्ट आज मेरे को एसपीपी शेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके फॉर्मूले में जो फोरकास्ट लिखा हुआ है उसके अंदर करंट मंथ का फोरकास्ट लूंगा, जो कि 39 है इस केस में, सेकंड वाले में। लेकिन मान लो आज अगर डेट है 23 अप्रैल, आज की डेट है अगर मान लो, ठीक है, तो हमारा जो फोरकास्ट है, फोरकास्ट का जो टर्म है उसकी जगह हम लेंगे विच इज हमारा नेक्स्ट 1 मंथ का फोरकास्ट। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि 15 तारीख से पहले एसपीपी जो है आपको सजेशन करेगा ताकि आप उस मंथ का जो डिमांड है उसको केटर कर पाओ। ठीक है, लेकिन अगर आपकी डेट 15 तारीख से बाद में हो गई है तो एसपीपी ऑलरेडी आपको उस मंथ का स्टॉक रखवा चुका है, अब उसका काम है आपको नेक्स्ट मंथ का फोरकास्ट रखवाने का। ठीक है, तो इसीलिए वो फोरकास्ट की वैल्यू चेंज कर देता है जैसे ही डेट चेंज होकर 15 से ऊपर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक भी इसी शीट में होता है। ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये शीट का मैंने एग्जांपल क्यों लिया है। ये बेसिकली आपका एक्सेल शीट है जो आपके पास आता है ना, ये वही सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसी में से ही आप कभी भी ये वाला टेस्ट करके देख सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले में डाल के देख सकते हैं कि मेरा वैल्यू जो है एसपीपी सजेस्टेड शेड्यूल जो है वो आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसमें सेफ्टी स्टॉक कितना है अपना 9 क्वांटिटी।
तो अगर मान लो मेरा अप्रैल 12 तारीख है आज, तो मेरा फोरकास्ट हो गया 39 और मेरा सेफ्टी स्टॉक हो गया 9। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होगी? 39 प्लस 9 48, ठीक है, माइनस ब्रैकेट ऑन हैंड स्टॉक। ऑन हैंड स्टॉक मेरा कितना है? 34, तो यहाँ पे 34 आ गया, प्लस मेरा इन ट्रांजिट स्टॉक कितना है? 0 क्वांटिटी, तो यहाँ पे 0 आ गया। ओपन पीओ कितना है? ओपन पीओ मतलब पेंडिंग परचेज ऑर्डर, वो यहाँ पे कितना है मेरा? 0, तो वो भी यहाँ पे 0 आ गया। तो मेरा पूरा जो सजेस्टेड क्वांटिटी है वो कितना बन रहा है? 39 प्लस 9 48 माइनस अपना 34, कितना हो गया? 14 क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन 14 हमें देखना पड़ेगा कि एमओक्यू 14 का होता भी है हमारा एमओक्यू या पैक साइज। हमारा बोल्ट का पैक साइज जो होता है वो 5 क्वांटिटी का होता है मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे 14 के सबसे पास वाला 5 का फैक्टर कौन सा है? 15, तो 15 यहाँ पे हमने आपको सजेस्ट कर दिया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया हो। अगर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 12 अप्रैल है मान लो आज, तो फोरकास्ट हमारा कितना हो गया? 39। सेफ्टी स्टॉक हमारा कितना है यहाँ पे? 9 क्वांटिटी विच इज 48। पूरा वैल्यू जो पहले ब्रैकेट का बन गया 48 बन गया। फिर है ऑन हैंड स्टॉक, ऑन हैंड स्टॉक हमारा 34 है, 34 यहाँ पे आ गई, बाकी सब 0 है जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो ये हमारे 0 हो गए और हमारा जो पूरा वैल्यू आ गया प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी का वो आ गया 14 क्वांटिटी। अब 14 क्वांटिटी का तो कोई एमओक्यू होता नहीं है या कोई पैक साइज तो होता नहीं है। अगर होता तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 14 आ जाता, लेकिन बोल्ट का जो पैक साइज होता है वो 5 क्वांटिटी होता है, इसलिए हमने 14 के पास वाला फैक्टर जो 5 का था वो 15 लेकर आपको वो सजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। मान लो आज 23 तारीख है, तो ये फॉर्मूले में फोरकास्ट की जगह हो जाएगा आपका 40 क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा आपका 9 क्वांटिटी विच इज 49 माइनस ऑन हैंड स्टॉक, जो ऑन हैंड स्टॉक हमारा 34 है ही ऑलरेडी, बाकी सब 0 है, तो हमारा वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाएगा 15 क्वांटिटी। तो ऐसे करके दो अलग तरीके के प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। ये आप एक होमवर्क की तरह ले सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं बाद में भी ना अपने एंड पे। आपको बस शीट उठानी है और उसमें से वैल्यू उठा के पुट कर देनी है इस फॉर्मूले में, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी क्या आ रहा है आपका, ठीक है। ये समर्थ सेफ्टी स्टॉक जो है इट इज इक्वल टू 7 डेज, प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए प्रदीप। सेफ्टी स्टॉक जो हम बात कर रहे हैं वो आगे आएगा सर, वो आगे आएगा, 7 वो आगे आएगा। ओके। तो इसमें अभी जो अपना ये फॉर्मूला है, जो प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी है, ये हमारा जो है ये हर पार्ट के लिए काम करता है एक्सेप्ट फॉर ईओआर। अगर आपकी एसपीपी शीट में आपको कहीं पर भी ईओआर दिख गया है तो वहां पे ये फॉर्मूला नहीं चलता, क्योंकि ईओआर का सिंपल फंडा रहता है कि जितना हमने आपका नॉर्म सेट कर रखा है, मतलब मान लो मैंने आपको एक क्वांटिटी रखने को वो बोला है, तो वो एक ही क्वांटिटी मेंटेन रखना है, उसको बढ़ाना नहीं है वो, अनटिल और अनलेस उसकी 3 हिट्स हो जाती हैं, या तो वो 3 बार बिक जाता है या उसको 2 साल हो जाते हैं। जब तक वो नॉर्मल पार्ट की कैटेगरी में नहीं आ जाता ईओआर, उस पे सेल 1 बाय 1 वाला कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, ठीक है। ईओआर का सिंपल फंडा रहता है कि अगर आपने जितना बेचा उतना ही आपका ऑर्डर हो जाता है, उसमें ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें लास्ट वाले एग्जांपल में दिखा रखा है, हाउसिंग असेंबली हेडलैम्प है जिसका मैंने ईओआर दिखा रखा है, मैंने इसका सेफ्टी स्टॉक 0 ले रखा है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ये एक क्वांटिटी होना ही चाहिए। तो वो ऑन हैंड स्टॉक मेरे पास 1 है और सजेस्ट मैं उसको 1 कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। हाँ आशीष गौतम बोलिए आशीष। तो क्वेश्चन है मेरा, जैसे अगर किसी गाड़ी में 4 पिस्टन लगते हैं हमारी गाड़ी में, अगर सपोज वो साल में 12 बार हमारा, अगर एक गाड़ी में जैसे 4 पिस्टन लगते हैं और किसी गाड़ी में 4 ही पिस्टन हमने लगा के गाड़ी को अनलोड किया, हाँ, और टोटल हमने 12 पिस्टन पूरे साल में सेल किए, हाँ, तो यार आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। ये कह रहा था सर मैं, करेगा आपका सिंपल इसका आंसर है कि अगर कोई भी पार्ट आपने 12 से ज्यादा बार लगाया है, कोई भी पार्ट, तो वो सजेस्ट करेगा ही करेगा एसपीपी। आप उसको चेंज करवा सकते हो, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप हमें एक मेल डाल सकते हो जिसका आप रीजन ये लिख देना पीछे
स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। तो हम वो अभी आगे डिस्कस भी करूंगा मैं। अगर ऐसा कोई पार्ट है जिसको आप समझते हैं कि वो मेरा पार्ट नहीं चलेगा ज्यादा, क्वेश्चन इनका आपने लिया नहीं है, क्वेश्चन इनका अलग से है। आशीष दोबारा बताओ अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, ये गाड़ी में हाँ चार कुछ मेरी इसी गाड़ी में 4 पिस्टन लगते हैं। हाँ सर 12 पिस्टन सेल हुए पूरे साल में। एसपीपी टूल सजेशन करेगा कि हमें कितना ऑर्डर लगेगा हमारा। ये जो पिस्टन है आपके, ये पिस्टन सेट में आता है या सिंगल सिंगल क्वांटिटी में आता है? में आता है सर। सिंगल में आता है सर, सिंगल में आता है ना, तो सर वो सिंगल के हिसाब से ही उसको ट्रीट करेगा और वो 12 क्वांटिटी ही उठाएगा उसका। नहीं उठाता सर, एक क्वांटिटी उठाता है सर। अगर पूरे साल में 12 पिस्टन सेल हुए हैं तो एक क्वांटिटी उठाता है आपकी इसकी भी। तो उसका फिर पैक साइज जो होगा वो 4 का होगा। यही इसमें सिंगल भी आता है सर, अगर 4 लगाए तो 4 एक साथ आएंगे, अगर सिंगल लगाएंगे तो सिंगल भी आएगा। कई बार हुआ है ऐसा प्रॉब्लम। आप मेरे को एक बार मार्क करके दे देना, ठीक है? उसका पैक साइज का इशू हो सकता है। मान लो अगर आपने वो पार्ट ऑर्डर किया है तो वो आपके पैक साइज के हिसाब से अगर आ रहा है तो वो उसको पैक साइज के हिसाब से ही लेगा। मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि 4 पिस्टन लगते हैं गाड़ी में, तो वो 4 को एक मान के ही चलता है, उसी हिसाब से आपको ऑर्डर कर। कनेक्टिंग रॉड से उनमें भी ऐसे आता है, वाल सेट ऐसे आता है। आशीष मेरे को अपना प्लीज एक मेल डाल देना इसके रिगार्डिंग, या मेरे से फोन पे बात कर लेना, मैं आपको उसमें बता दूंगा, है ना? क्योंकि मेरे पास अभी कोई एग्जांपल है नहीं, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो यही केस है कि वो आपका ना पैक साइज लेके ही चल रहा है। अगर उसने पैक साइज मान के चला है तो वो आपको इसलिए वो एक क्वांटिटी दिखा रहा है। एक का मतलब है 4 पिस्टन। आशीष जब आप ऑर्डर करते हैं, एक हमारा सिंगल सेट का भी एक पार्ट नंबर है और एक कंबाइन भी है। अगर 6 सिलेंडर चाहिए तो 6 सिलेंडर का पैक है, 4 सिलेंडर चाहिए तो 4 सिलेंडर का है। तो आप जो ऑर्डर करते हैं वो किस उसमें करते हैं, जब बिलिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? मेरा कंसर्न ये था कि मेरे पिछले लास्ट साल में 6 पिस्टन कंज्यूम हुए। हाँ सजेस्ट किया, उसमें एक किया और स्टॉक में हमारे ये कोई गाड़ी में 6 क्वांटिटी कंज्यूम होती है कि 6 ही लगेंगे उसमें। हाँ वो 12 मंथ के अकॉर्डिंग उसे काउंट नहीं करता, सिंगल के अकॉर्डिंग काउंट करता है। हाँ तो वो हर महीने नहीं लग रहा होगा ना आपका, हर एवरी मंथ में आपका नहीं लग रहा होगा ना एक सेट 6 का या 4 का? जी नहीं, एक ही बार, जैसे हमारी पूरे साल में एक ही बार लगा वो, तो स्टॉक हाँ, में तो वो एक नहीं पिस्टन आएगा। रखने। बाकी मैं मेरे पास एक कंसर्न पड़ा हुआ है, मेल पे शेयर कर दूंगा सर। हाँ आप बता देना, कोई स्पेसिफिक ऐसा है तो आप बता दीजिएगा। हाँ आशीष मेरे को आप जरूर भेज देना, मैं आपको उसको टैकल कर लूंगा, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है बेसिकली, सिंपल कि हमारा जो एसपीपी टूल है वो कैसे इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है? ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ये बीच में हमारा एसपीपी टूल आ गया, ये अपने 2 तरीके की इंफॉर्मेशन लेता है। एक तो आपका पार्ट्स मास्टर का डेटा, पार्ट्स मास्टर का डेटा ये ईसीसी से उठाता है। ईसीसी का एंड जो होता है, ईसीसी भी एक एसएपी होता है जो हम लोग बैकएंड पे यूज़ करते हैं। और दूसरा आपका जितना भी सेल्स है, आपका जितना भी स्टॉक है, आपका जितना भी इन ट्रांजिट है, वो सभी डीबीएम से उठाता है, ठीक है? तो 2 तरीके की इंफॉर्मेशन फ्लो होती है एसपीपी में, एक होता है पार्ट्स मास्टर का और एक होता है सेल्स हिस्ट्री का। सेल्स, आपका स्टॉक, आपका इन ट्रांजिट, वो दोनों जब एसपीपी में जाते हैं उसके बाद एसपीपी प्रोसेस चेन काम करता है, जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था, वो 8 प्रोसेस जो थे वो काम करते हैं और उसके बाद ऑर्डर प्रपोजल होता है। 2 तरीके के ऑर्डर प्रपोजल आते हैं, एक होता है ऑटो ऑर्डर, एक होता है मैनुअल ऑर्डर। ऑटो ऑर्डर में सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन हम देते हैं जो कि फास्ट मूविंग रहते हैं, ए और बी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है? ऑटो ऑर्डर में क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ही कैटेगरी आपको भेजी जाती है, ए और बी, जिसका अगले दिन ऑर्डर भी लग जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो पार्ट हमारे फास्ट मूविंग है और हमें पता है कि वो पार्ट का ऑर्डर आना ही आना है। तो हम डीलर पे वो बर्डन नहीं डालते हैं,
हम बोलते हैं कि हम ही बैकएंड से प्लेस कर देंगे। ऑटो ऑर्डर का ये सीधा सीधा फंडा है। मैनुअल ऑर्डर का अलग फंडा है थोड़ा। वहाँ पे क्या है कि जो भी क्लासिफिकेशन रहती है हमारी ए और बी के अलावा जितनी भी बची हैं, सी डी ई एफ एच, ये सब हमारा मैनुअल ऑर्डर में आता है। मैनुअल ऑर्डर प्रपोजल में ये सब चाहता है, ठीक है। और ये वाली क्लासिफिकेशन हम लोग बैकएंड से ऑर्डर नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये पार्ट्स थोड़े से स्लो मूविंग रहते हैं, तो इसमें डीलर का डेड इन्वेंट्री बढ़ सकता है। इसलिए हमने ये चॉइस डीलर पर ही छोड़ी है कि भैया आप ये ऑर्डर, ये रिव्यू करो शीट एंड ये ऑर्डर बैकएंड से लगा लो, ठीक है। तो मैनुअल ऑर्डर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ऑटो ऑर्डर, बट ऑटो ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस क्योंकि ऑटो ऑर्डर में हम ऑर्डर बैकएंड से लगा देते हैं, लेकिन मैनुअल ऑर्डर डीलर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको वो रिव्यू करना होता है और वो ऑर्डर बैकएंड से लगाने होते हैं अपने। समझ सर, हाँ जी समझ सर, बोलिए। अभी आपको कुछ डीलर पे तो आपने मैनुअल को भी ऑटो कर दिया। हाँ, अभी वो प्रोसेस में आगे अगले वाले स्लाइड में ट्रैकर करूंगा। अभी क्या है, हम लोगों ने क्या किया है, कुछ डीलर के लिए पायलट लोकेशंस के ऊपर ये चीज़ भी चलाई है कि जो भी मैनुअल आपका प्रपोजल रहता है वो भी हम बैकएंड से कर देंगे, वो भी हम बैकएंड से ऑर्डर लगा देंगे आफ्टर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द डीलर्स, ठीक है। ये हमने कुछ पायलट लोकेशंस पे करा है। तो सतीश जो बोल रहे हैं, सतीश अपने डीलरशिप के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डीलरशिप पे ये काम कर रहा है। हम लोग सतीश जी को भेजते हैं मैनुअल और ऑटो दोनों, और ऑटो तो हम ऑटोमेटिकली बैकएंड से लगा देते हैं, लेकिन मैनुअल के लिए हम सतीश की टीम से पूछते हैं कि भाई हमें बताओ कि इसमें से कोई ऐसे पार्ट तो नहीं जो आपको हटाने हैं मैनुअल में से। जब उनका फीडबैक आ जाता है तो हम वो वाले पार्ट्स हटा देते हैं और बाकी जितने पार्ट्स उनको चाहिए वो हम बैकएंड से लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ लोकेशंस पे करा है, कुछ लोकेशंस पे हम आगे लॉकडाउन की बात करेंगे। अभी कुछ ही लोकेशन पे 30 लोकेशन हमने ले रखे हैं जिन पे ये चलता है, ठीक है। क्यों मैनुअल हमने क्यों किया मैनुअल के लिए, मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ। अभी क्या है, 6-7 महीने पहले हमने कुछ एनालिसिस किया था, जिसके अंदर हमें ये मालूम पड़ा कि जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं जो हमारे वीओआर और एसीसी में डीलर लगाता है, वो हमारे मैनुअल प्रपोजल शीट में ऑटोमेटिकली 1 या आधे हफ्ते पहले आ जाता है। मतलब या तो 14 दिन पहले एसपीपी मैनुअल ऑर्डर प्रपोजल में उनको बता देता है कि आपको ये ऑर्डर करने चाहिए, या फिर 1 महीने पहले ही बता देता है कि ये आपको ऑर्डर करने चाहिए। बट क्योंकि डीलर उसको देखता नहीं है तो वो ऑर्डर वो नहीं करता, और 1 महीने बाद वही सेम पार्ट वो वीओआर और एसीसी में ऑर्डर कर देता है। तो मैनेजमेंट ने वीईसीबी के मैनेजमेंट ने और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि हमें वीओआर और एसीसी कम करना है अपने चैनल पार्टनर्स पे। हमें लगता है कि अगर वीओआर और एसीसी होगा ही नहीं तो हम बेटर काम कर पाएंगे। और एसपीपी हमारी हेल्प इसमें ऐसे कर रहा है कि जब वो आपको 1 महीने पहले वो सजेस्ट कर देता है और आप भी उस पार्ट को देख लेते हो और आप बोलते हो कि ठीक है ऑर्डर लगा दो, तो वो ऑर्डर तभी के तभी लग जाता है ZMSO कैटेगरी में, जो कि हमारा नॉर्मल ऑर्डर टाइप कैटेगरी है। और वो पार्ट हम आपके ऊपर वो पार्ट 1 महीने पहले ही रखवा देते हैं, ताकि जब भी कोई वीओआर या एसीसी वाली गाड़ी आए आप उसको टैकल कर पाएँ, आप उसको कैटर कर पाएँ और आपको वेट ना करना पड़े वीओआर या फिर एसीसी ऑर्डर के आने का आपके पास। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन ट्रांजिट में कितना टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है वीओआर एसीसी में। रेगुलर अगर आप कर देंगे, अगर आप एसपीपी के थ्रू उसको ऑर्डर कर देंगे तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। आपके पास डिमांड भी नहीं आई है और हमने आपको एसपीपी से पहले ही सजेस्ट करके रखवा दिया है वो पार्ट, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके पास पार्ट पड़ा है और आपने वो ऑर्डर कब किया, लेकिन आप फिर भी कस्टमर को खुश रख पाएंगे। इसलिए ये चीज की गई थी। सतीश आंसर मिल गया? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सब आपकी नॉलेज के लिए है, मैं आपको बस इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि एसपीपी अपना जो टूल है वो दिखता कैसे है। एसपीपी सिर्फ हम लोग ही देख सकते हैं, चैनल इन्वेंटरी टीम ही देख सकती है, मैं और मेरे 4-5 लोग और हम लोग ही ये सब देख सकते हैं, ये वाला स्क्रीन, और इसमें जाके काम कर सकते हैं। अब हम इस स्क्रीन के अंदर जाएंगे, इसके अंदर का एक ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। ये है अपना मैनुअल एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड हिस्ट्री। डिमांड हिस्ट्री सीधा सीधा ये कहता है
आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आपका सेल्स हिस्ट्री। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी पार्ट आपके पास आता है, हम आपको प्रपोज करते हैं वो पार्ट आप रखो, तो आप अगर आपको लगता है कि वो पार्ट आपका नहीं चलता, या वो कैंपेन का ऑर्डर था, या फिर उस पार्ट पे कैंपेन चल रहा था, अब आगे आने वाले टाइम पे कैंपेन नहीं चलेगा, तो ऐसे पार्ट्स का आप लिस्ट बनाकर हमें भेज सकते हैं डीलर वाइज, स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ कि सर ये वाले पार्ट्स हमारे कैंपेन थे, ये कैंपेन अब बंद हो चुका है, आप प्लीज उसका डिमांड हिस्ट्री एडजस्ट कर दीजिए ताकि एसपीपी आपको अगले महीने सजेस्ट ना करे। ठीक है, ये स्क्रीन पे हम जाकर वो वाला पार्ट उठाकर यहाँ डाल देंगे और उसका हिस्ट्री जो है वो एडजस्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली, ताकि एसपीपी आपको वो अगले महीने सजेस्ट ना करे और आपका डेड इन्वेंट्री ना बढ़े, क्योंकि कैंपेन खत्म हो गया तो वो पार्ट का भी स्लो मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उसको एसपीपी में एडजस्ट कर सकते हैं तो हम वो कर देते हैं। तो ये वाला स्क्रीन मैं इसलिए दिखाना चाहता था आपको कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास रहता है, जहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं डिमांड हिस्ट्री। ठीक है, एसपीपी जो है आपका 24 मंथ का डिमांड हिस्ट्री उठाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका 2 साल का हिस्ट्री उठाता है एसपीपी। अगर कोई भी डीलर नया है तो हम वेट करते हैं कि वो 2 साल हमारे साथ काम करे ताकि एसपीपी उसका 2 साल का हिस्ट्री उठा सके और फिर एफिशिएंटली उसके लिए काम कर सके। ठीक है, फिर आते हैं फोरकास्टिंग पे। मान लो कोई पार्ट ऐसा है जिसका बहुत डिमांड था, एग्जांपल ले रहा हूँ, अब जिस पार्ट का जितना ज्यादा डिमांड है, आपको पता है कि आने वाले टाइम में उसका डिमांड अब इतना नहीं आने वाला। कोई स्पेशल आपका कस्टमर था जो डिमांड कर रहा था लास्ट कुछ 4-5 महीनों से, लेकिन अब वो कस्टमर नहीं आएगा, तो आप उसके लिए भी हमें मेल डाल सकते हो कि सर ये मेरा कस्टमर का 4-5 महीने ऑर्डर आया था इस पार्ट का, लेकिन अब ये ऑर्डर नहीं आएगा, तो प्लीज ये 4-5 महीने के लिए मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए। तो हम उस रिक्वेस्ट को कंसिडरेशन में लेकर अपनी इस स्क्रीन में चले जाते हैं, फोरकास्टिंग की स्क्रीन रहती है, वहाँ पे वो पार्ट नंबर डालते हैं, आपका डीलर कोड डालते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट में हम लोग वहाँ पे 0 कर देते हैं उसकी आने वाली मंथ की फोरकास्ट, ताकि एसपीपी आपको सजेस्ट ही ना करे नेक्स्ट आने वाले महीने में पार्ट। इसका भी एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, जो नाम है फोटो दूंगा, तो ये चीज भी हम लोगों ने आपको एक्सेस दे रखा है कि ये चीज भी आप कर सकते हो। आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 फोरकास्टिंग मेथड्स रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, मैं थोड़ा ब्रीफ बताऊंगा इसका फोरकास्टिंग का कि कैसे हम हर पार्ट पे एक एक डीलर के पार्ट पे हम लोग ये कैसे फोरकास्टिंग मेथड्स लगाते हैं। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं डब्बा, पहला वाला डब्बा, ये 9 फोरकास्टिंग मेथड्स हैं जो हर पार्ट पे लगता है। कैसे लगता है मैं बताता हूँ। ये फोरकास्टिंग मेथड डिपेंड करता है आपका ट्रेंड पे, आपका जो भी सेल्स हिस्ट्री था 2 साल का, उसका क्या ट्रेंड रहा, उस पे ये 9 फोरकास्टिंग मेथड्स लगते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल देता हूँ इस फोरकास्टिंग मेथड का, जैसे कि मान लो सीजनल वाले हैं 2। सीजनल वाले उन पार्ट्स पे लगते हैं जिनका जो डिमांड है वो सीजनल रहता है, जैसे कि आपके वाइपर्स। हम सबको पता है आपके जो वाइपर्स हैं वो जून जुलाई में सबसे ज़्यादा आप बेचते हो। ठीक है, तो एसपीपी क्या करेगा, अगर जैसे मान लो मेरे को 2020 में जून जुलाई के लिए आपके लिए फोरकास्ट करनी है, तो मैं आपका 2019 का सेल्स हिस्ट्री उठाएगा एसपीपी, उसमें देखेगा कि आपको जून जुलाई में कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी, और उस क्वांटिटी को देखते हुए वो मई में ही आपको सजेस्ट कर देगा कि सर जून जुलाई में आप ये पार्ट बेचने वाले हो, आप प्लीज इतना क्वांटिटी अपने पास स्टॉक करके रखो, ताकि जून जुलाई में हड़कंप ना मच जाए, आपके पास स्टॉक हो बेचने के लिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको वाइपर का। ठीक है, अब आते हैं एक आखिरी वाले उस पे, डिक्लाइनिंग डिमांड फोरकास्ट पे। डिक्लाइनिंग डिमांड फोरकास्ट ये काम करता है कि मान लो कोई पार्ट ऐसा है जो आपने पहले तो बहुत बेचा, लेकिन अब वो पार्ट इररेलेवेंट हो गया है, वो वाली गाड़ियां आनी ही बंद हो गई हैं। ठीक है, तो आप उसका सेल्स बंद कर दोगे, उसका सेल ऑटोमेटिकली डिप्लीट होने लग जाएगा, आप उसको बेचोगे ही नहीं, तो धीरे धीरे उसका सेल 0 हो रहा है। तो फिर क्या करेगा एसपीपी उस पे फोरकास्ट टूल लगाएगा
और डिक्लाइनिंग डिमांड फोरकास्ट उस पर लगाएगा और बोलेगा कि सर ये वाला पार्ट हम आपको सजेस्ट करेंगे ही नहीं अब, क्योंकि आप ये बेच ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये फोरकास्टिंग मेथड आपका ट्रेंड देखकर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको अगले मंथ इतना फोरकास्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं डिमांड वर्सेस फोरकास्ट पे। ये हमारा बैकएंड पे रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं पार्ट और डीलर का कॉम्बिनेशन लगाकर कि हमने आपको कितना सजेस्ट किया, हमने कितना आपका फोरकास्ट किया था, जिसके अगेंस्ट में आपने कितना बेचा। ये नीचे 2018 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2018 साल की बात हो रही है। 2018 में एक जो लिखा है इसका मतलब है जनवरी की बात हो रही है। तो फिल्टर सेट, ये जो ऊपर पार्ट नंबर दे रखा है, इसका जनवरी 2018 का हमने ये बोला कि हमने ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला जो हमारा डॉट है, ये हमने फोरकास्ट किया था, लेकिन आपने उससे ज्यादा बेचा। ठीक है, ये भी हम एनालिसिस करते हैं ताकि हम आपका एसपीपी सही कर पाए। उसका भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जनवरी में आपका डिमांड हमने कम दिया, फोरकास्ट हमने कम करा, लेकिन हमने बेचा ज्यादा। लेकिन जब आप 2019 में आओगे तो आप देखोगे कि आपका जो डिमांड था और जो फोरकास्ट था वो करीब करीब बराबर आ गए हैं। तो बेसिकली एसपीपी ने पिछले साल से अपनी गलती को सुधारा और आपको बेटर सजेशन दिया। ठीक है, ऐसे हमारा एसपीपी काम करता है एनालिसिस पे, जो भी आपकी लास्ट 2 साल की सेल्स होती है। ये दो चीजें, फोरकास्टिंग और ये डिमांड वर्सेस फोरकास्ट, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस रहे एसपीपी पे कि भाई ये सब कैलकुलेशन उसने बैकएंड से करी है, तभी वो आपको कोई क्वांटिटी सजेस्ट करने को बोल रहा है। ठीक है, ये हमारा इन्वेंट्री प्लानिंग का स्क्रीन है। इसमें भी हम डीलर और पार्ट नंबर पे वर्किंग करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको आप जिंदगी में कहीं पर भी किसी भी नौकरी में हो इसी प्रोफाइल में, तो ये बहुत काम आती है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। आपका जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है, अगर वो सही समय पे और सही वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो तो उसका कोई काम नहीं है आपके लिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यही बोलता है कि एक पार्ट को सही वक्त पर, सही टाइम पर और सही प्राइस पर और सही जगह होना जरूरी है, नहीं तो आपका वैल्यू भी बढ़ेगा, आपका इन्वेंट्री वैल्यू भी बढ़ेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप कस्टमर को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यही कहना है। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हर एक पार्ट की बांट रखी है महीने से महीने तक। देख पा रहे होंगे आप कि जनवरी महीने में 187 है और फरवरी में 171 हो गई, मार्च में 258 हो गई और फिर अप्रैल में 164 हो गई। तो ऐसे करके हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे बात करते हैं, जो कि हम मेंटेन करते हैं बैकएंड से फॉर्मूले लगाकर, अलग अलग एल्गोरिदम लगाकर आपके लिए। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन था प्रदीप सर का कि सेफ्टी स्टॉक कितना रखते हैं। अभी हम 7 डेज के हिसाब से आपका सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। हमने ये देखा एनालाइज करके कि कई कई जगहों पर हमारा जो ट्रांजिट टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो करीब करीब 7 डेज के आसपास आता है। मतलब अगर आपने कोई भी ऑर्डर लगाया तो 7 या 8 दिन में आपके पास मटेरियल पहुंच जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 7 दिन का आपको नुकसान ना हो, तो हम एक 7 दिन का बफर स्टॉक आपके पास पहले ही रखते हैं। ठीक है, इसलिए हमने 7 डेज चूज करा है। हमने ये ऑल ओवर इंडिया एनालिसिस किया था, जिसके अंदर जो एवरेज वैल्यू निकल के आई थी वो 7 थी। इसलिए हमने सेफ्टी स्टॉक आप लोगों के लिए 7 रखा हुआ है, जिसके हिसाब से सेफ्टी स्टॉक भी हम 7 डेज के हिसाब से एक इन्वेंट्री बना के रखते हैं और आपके पास पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो वे फॉरवर्ड है हमारा और जो सपोर्ट रिक्वायरमेंट है आप लोगों से, वो यही है कि जो भी एसपीपी का आपका प्रपोजल आता है
ऑटो ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली लग जाता है, बट जो मैनुअल है वो भी डीलर देखें अपने एंड पर, उसकी कैलकुलेशन को मैप करें, और जिन जिन डीलर के पास हमने ये अभी सुविधा नहीं दी है कि भाई हम बैकएंड से लगा रहे हैं, वो डीलर ज़रूर इसको देखें और अपने आप मैनुअली पीछे से ऑर्डर लगा दें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम उन पर भी ये मैनुअल बैकएंड ऑर्डर लगाना शुरू कर देंगे। तो अगर वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे और उनको पता रहेगा कि कैलकुलेशन कैसे काम करता है, तो उस समय पे वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सपोर्ट कर पाएंगे। कुछ नॉर्थ वन में डीलर्स हैं जिन्होंने इस मैनुअल बैकएंड से ऑटो ऑर्डर सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करा है। हमें फीडबैक फटाफट आ जाता है, हमसे फ़ोन करके वो ज़रूर पूछते हैं कि सर ये वाला पार्ट प्लीज़ हटा दीजिए। उनसे बहुत सपोर्ट मिला है एंड वो लोग भी अब खुश हैं, क्योंकि उनका ऑर्डरिंग का पैटर्न बहुत कम हो गया है, उनका वी और एसीसी का पैटर्न बहुत कम हो गया है। तो मैनुअल ऑर्डर बैकएंड से हमारा लगाने का बहुत फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो यही कह रहा है कि जो भी हमारा एसपीपी ऑटो प्रपोजल है वो हमारा ZMSO कैटेगरी में जितना ज़्यादा लगेगा उतना हमारा फ़ायदा है। ठीक है, सेकंड है ऑटो ऑर्डर। ऑटो ऑर्डर हमारा बैकएंड से ऑटोमेटिकली लग जाता है, जैसे कि मैंने कई बार बोला है अभी। और मैनुअल ऑर्डर जो है वो आपको रिव्यू करना पड़ेगा, और अगर आपके पास वो सुविधा नहीं आई है कि बैकएंड से लगे तो आप खुद ही लगाइए। अगर आपके पास सुविधा है तो आप प्लीज़ हमें फटाफट बता दीजिए कि कौन कौन से पार्ट हटाने हैं और कौन कौन से लगाने हैं, ताकि हम बैकएंड से ऑर्डर लगा सकें। थर्ड पॉइंट है, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है, हमने जो आपको शीट दी है, आपको उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ लगता है कि मान लो आपका ऑन हैंड स्टॉक मैच नहीं कर रहा एसपीपी शीट से, आपका फिजिकल अलग है, आपका सिस्टम स्टॉक अलग है, आपका एसपीपी शीट स्टॉक अलग है, तो आप फटाफट हमें बता दीजिए उसी समय, इमीडिएटली। नहीं तो ऑर्डर लग जाएगा और वो ऑर्डर पूरा गलत होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने सिस्टम स्टॉक आपका ऑलरेडी ले रखा है। तो अगर सिस्टम स्टॉक ही गलत है तो एसपीपी का पूरा कैलकुलेशन गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको वो शीट देखनी है और आपको देखना है कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। हम उसको तुरंत रेक्टिफाई कर लेंगे बैकएंड से अगर आपका फीडबैक आ जाता है तो, और हम सही ऑर्डर आपके पास लगवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपना फिजिकल वर्सेस सिस्टम स्टॉक एक्यूरेसी पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यही बात ही कर रहा है कि जितना भी आपके पास फिजिकल पड़ा हुआ है वो सिस्टम स्टॉक से मैच होना चाहिए, क्योंकि एसपीपी उसी पर निर्भर है। एसपीपी आपका फिजिकल स्टॉक नहीं उठाता, एसपीपी आपका सिस्टम स्टॉक उठाता है। तो अगर सिस्टम स्टॉक ही आपका मैच नहीं कर रहा फिजिकल से, तो डेड इन्वेंट्री बढ़ती रहेगी आपके पास, तो वो आपको मेंटेन रखना है। उसके दो तरीके रहते हैं, एक रहता है परपेचुअल इन्वेंट्री, जो कि हमारे बुलेटिन्स और हमारे आरएक्सएम्स के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आई गई है कि आपको पीआई अधेरेंस पूरा रखना है, और परपेचुअल इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन रखना है पर दिन, हर हफ्ते के हिसाब से। दूसरा तरीका है कि अगर बहुत ज़्यादा मिसमैच है आपकी इन्वेंट्री में, तो आप तुरंत से तुरंत स्टॉक काउंट एक्टिविटी कराइए, या तो खुद करिए या थर्ड पार्टी से कराइए, ताकि आपका स्टॉक मैच हो सके, क्योंकि एसपीपी इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कमर्शियल सपोर्ट फ्रॉम वीसीबी से। कमर्शियल सपोर्ट का सिंपल बनता है कि भाई अगर कोई भी पार्ट हमने आपको सजेस्ट करा तो 1 साल तक आपके पास नहीं चला, तो वो हम बायबैक और स्क्रैपिंग में ले लेंगे। अभी हमने पिछले साल आपको कोई प्रपोजल नहीं दिया है एसपीपी का, लेकिन इस साल हम 2 साल का मिलाकर आपको प्रपोजल देंगे, ताकि एसपीपी का एक अच्छा खासा बायबैक स्क्रैपिंग वैल्यू बन सके। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अपना सपोर्ट मैकेनिज्म। जैसा कि ये नॉर्थ वन का आज ट्रेनिंग है, तो आपके लिए जो स्पॉक रहेगा चैनल इन्वेंट्री के लिए या फिर एसपीपी से रिलेटेड इश्यूज के लिए, वो मैं रहूँगा। तो आप मेरे को कभी भी मेल कर सकते हैं, ठीक है, और कभी भी कॉल कर सकते हैं। समर, हमारा आखिरी स्लाइड था अपना समर एसपीपी का। हाँ जी, एक कुछ डीलरशिप में अभी डेली भी हम लोग कर रहे हैं ना ऑर्डरिंग का प्रोसेस। हाँ, कुछ डीलरशिप पे कर रहे हैं। ओके, लेकिन जो अपना इसमें कैच है प्रदीप सर, इसमें क्या है कि हम लोग डेली ऑर्डरिंग तो कर रहे हैं, मतलब हम डेली उनको भेजते तो हैं रिपोर्ट, लेकिन जो उनका मैनुअल है ना, वो किसी एक ही दिन हम लोग वो पैटर्न से लगाते हैं अगर उनका फीडबैक। अच्छा, ओके, हर दिन नहीं लगता है वो किसी एक ही दिन लगता है, ताकि डीलर के पास बेकार का ज्यादा स्टॉक ना हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि डीलर का फीडबैक ना उस दिन सेम दिन आता नहीं है,
तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी वीकली रहेगी? हाँ जी। ओके, बट आई हर्ड कि डिस्ट्रीब्यूटर में हम लोग डेली एज एंड व्हेन दे यूज और बिलिंग देन ऑटोमेटिकली द ऑर्डर इज जनरेटेड, ऐसा कुछ है डिस्ट्रीब्यूटर्स में? डिस्ट्रीब्यूटर का तो सर अलग केस है, उनका तो मैनुअल पे हम ज्यादा कर ही नहीं रहे हैं ना, उनका मैनुअल कन्वर्ट कर नहीं रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर पे। ओके, वो ऑटोमेटिकली उनका एक्चुअली अधेरेंस बहुत ज्यादा है मैनुअल का ना, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड से वो अपने आप ही ऑर्डर लगा देते हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। डेली आप सजेस्ट करेंगे एंड देन वीकली जाके उसको ऑर्डर करेंगे, वैसे ही रहेगा ऐसा? हाँ, मैं बताता हूँ, इसमें दो तरीके रहते हैं। एक तो ये कि मैंने एक ही दिन सजेस्ट करा और मैंने एक ही दिन आपका मैनुअल बैकएंड से ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। हाँ। एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि मैंने आपको सजेस्ट तो हर दिन किया, लेकिन मैंने किसी एक दिन, वीक के किसी एक दिन ही का प्रपोजल पकड़ा और उसी का मैनुअल से बैकएंड से ऑर्डर लगाया। ठीक है, तो ये दो चीजें। इस केस में वो खुद भी कर सकते हैं, ऐसा है ऑप्शन? एंड अगर कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। आपने सजेस्ट किया कि आज किया था ना, वो इसीलिए चूज किया क्योंकि वो हो नहीं रहा है। बैकएंड से उनका भी बर्डन कम हो जाता है। गर्मी भी। अच्छा, अब हम एसपीपी का ट्रेनिंग खत्म कर चुके हैं। अगर किसी का कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम बायबैक के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपने जो 7 डेज का बोला है स्मार्ट जो 7 डेज का बोला है डिलीवरी, वो एक तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सेकंड, क्योंकि ऐसा है कि मैं बताता हूँ क्योंकि सम ऑर्डर, जो कुछ ऑर्डर्स जाते हैं आरडीसी में, कुछ जाते हैं प्लांट में। प्लांट के ऑर्डर तो आप भूल ही जाओ कि कब आएंगे, 15 डेज, मंथ या उससे भी ज्यादा टाइम। आई एग्री सर। और आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होता है कि अगर उसको ऑर्डर लेट हो गया है तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली आप लोग कैंसिल कर देते हैं कि दोबारा रीऑर्डर करो। तो वो बड़ी एक बहुत बड़ा एक हर्डल है हमारे लिए जो हम लोग फेस कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है, बहुत ही सही पॉइंट रेस किया है, और ये काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है ना सर? सर इसके लिए जितना भी आप समझ फोरकास्ट कर रहे हो, ये बियॉन्ड मतलब अपना उसको छोड़ के कर रहे हो आप एक्सीडेंटल पार्ट्स को। सर एक्सीडेंटल पार्ट्स को हम मैप ऐसे कर नहीं सकते, एक्चुअली नहीं कर सकते ना, तो उसको छोड़ के कर रहे हो टाइम। मतलब अगर लॉन्ग मेमोरीज ऑर्डर कर दिए, इस टाइप के ऑर्डर कर दिए हैं तो वो महीना भी लग जाता है। उसके ऊपर क्या फोकस है मतलब आप लोगों का? सर अभी क्या है, हम लोगों ने ये कंसर्न ना वहाँ पे रेज किया है। हमने ये वाला जो कंसर्न था काफी डीलर्स ने उठाया है, हम जो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो अभी तो वहाँ लॉकडाउन है, बट हमने उनको बोला है कि हमारा एसपीपी जो है पूरा का पूरा तहस हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम मैटर नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, आरडीसी एंड डीपीडीसी पे एक्स्ट्रा स्टॉक रखवाने की बात करी है वहाँ पे, ताकि ये जो सेफ्टी स्टॉक हम लोग आपका 7 डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो केटर हो सके। और एक और चीज आई है सर, सुनील सर, एक और चीज आई है, आपको भी पता होगा, इंटर पार्ट्स चैनल एक आ रहा है हमारा, इंटर चैनल हमारा वो रहता है उसमें कि अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जो हम आपको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको व्यूअर लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप वो इंटर चैनल पार्ट्स पे देख सकते हैं और वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। दैट आई एग्री, अभी हुआ है ये शुरू। हाँ, लेकिन सर आपका पॉइंट जरूर बिल्कुल वैलिड है। जो एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस है वो बहुत ज्यादा है, 20 दिन से ऊपर रहता है, 30 दिन से ऊपर रहता है, और कभी ऑर्डर भी जितने भी आपके फोरकास्ट है ना, वो सारा डिपेंड करता है फोरकास्ट टाइमलाइन के ऊपर। हाँ जी, अगर टाइमलाइन आपकी इम्प्रूव नहीं होगी तो ये फोरकास्ट आपका ऑलवेज फेल रहेगा, डीलर एंड पे भी और वीसी के एंड पे भी। हाँ सर, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। अभी सर दो इसके प्लान ऑफ एक्शन है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आरडीसी पे हम लोग एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की हमने बात करी है, जो भी पार्ट्स रिक्वायरमेंट रहता है एसपीपी में जो सजेशंस जाते हैं, ठीक है। ओके, अगर इससे भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम आपका फोरकास्ट उसी हिसाब से चेंज कर देंगे। जितना आपका एवरेज एग्जीक्यूशन टाइमलाइन रहेगा ना, हम उसके हिसाब से आपका सेफ्टी स्टॉक बढ़ा देंगे। तो देन अगेन स्मार्ट, इसमें क्या होगा, इसमें स्मार्ट जो इन्वेस्टमेंट है जो कि आप नहीं चाहते हो डीलर की हो, अगर आप हमारा फोरकास्ट चेंज कर दोगे, हमें स्टॉक इंक्रीज कर दोगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी डीलर की। नहीं सर, इतना नहीं करेंगे, इतना ज्यादा नहीं करेंगे वो।
जैसे अभी 7 डेज करा है ना, तो हम मैक्सिमम 11 डेज तक ले जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ओके ये फेज बाय फेज हमारा वही सर, ये बेसिकली सजेशन स्टेज में है, बिकॉज अभी लॉकडाउन वगैरह में बीपीडीसी खुला नहीं है। बट अगर वहां से, मेरे ख्याल से तो वहां से सॉल्व हो जाएगा वो प्रॉब्लम ना, एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूशन टाइमलाइन विल बी मेट। बट अगर ये नहीं होता है तो उसका बैकअप प्लान ये है। ऑफ कोर्स आप लोगों से पहले पूछा जाएगा कि हम आपका सेफ्टी स्टॉक इतना रख सकते हैं क्या। ये सब डीलर के कंसेंट के बाद ही होगा सर। तो आई होप सर मैं आपके आंसर कर पाया क्वेश्चन का। ओके और किसी का कोई इशू? बहुत चालू है, मांग बहुत एक्टिव है। ठीक है, अभी जैसे कि किसी का इशू नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बायबैक गाइडलाइंस के ऊपर। ठीक है, बायबैक गाइडलाइंस हमारी क्या कहती है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ और सबको म्यूट कर देता हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक मिनट। यस सर। ठीक है, इसका ट्रेनिंग का मैं पहले मकसद समझा देता हूँ। ये गाइडलाइंस आपको भेजी जरूर जाती है, आपको ये आपका जो भी बायबैक वगैरह होता है ना, उसके अंदर ये वाला जो शीट है, ये वाला जो स्लाइड्स हैं, ये आपके पास आती ही आती हैं। ठीक है, ये वाला ट्रेनिंग सेशन मैं इसलिए लेना चाहता था क्योंकि कभी बार ऐसा होता है कि ये गाइडलाइंस हम लोग फॉलो कर लेते हैं बट स्टिल रिजेक्शन हो जाता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग इसमें टेकअप करेंगे जो हमें लगता है कि मिस आउट हो जाते हैं डीलर से, और वो खराब मटेरियल वापस बीपीडीसी भेज देते हैं और वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रबर गार्ड। एक मिनट समर्थ, एक हाँ मिनट भाइयों, अभी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है एसपीपी टूल सजेस्ट करता है, लेकिन हम लोग आउटरेट बिना उसको चेक करे, बिना उसको खोल के देखे कि उसमें क्या बताया गया है, आउटरेट रिजेक्ट कर देते हैं, सिंपल। तो वैसा नहीं है, उसके पीछे बहुत दिमाग और बहुत सिस्टम का पूरे फॉर्मूले देन बेसिक्स लगाए हुए हैं, एंड उसके हिसाब से ही वो सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको सजेस्ट करता है। एंड उससे दो सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो इंश्योर होती हैं। एक तो जो गलत ऑर्डर लगते थे जिसकी वजह से आपका डेड स्टॉक होता है, मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? तो जिससे डेड स्टॉक हो जाता था कि गलती से ऑर्डर आपने कुछ और लगा दिया, चाहिए कुछ और था, या हम प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, उसकी वजह से हमारा सेल लॉस हो रहा है। तो दोनों चीजों को हम खत्म कर सकते हैं अगर हम उसको ध्यान से समझ के, क्योंकि देखो जब तक समझेंगे नहीं हमें लगेगा ये सब बेकार है यार, ऐसे ही कुछ भी कंपनी भेज रही है उसको रिजेक्ट कर दो, बिना उसको चेक करे, बिना उसको समझे। और इसीलिए ये ट्रेनिंग भी रखी गई है कि आप लोग उस चीज के पीछे क्या क्या वर्किंग की गई है, क्या क्या डेटा पे एनालिसिस करके आपको ये बताया जा रहा है, वो ढंग से हम लोग समझ सकें, ताकि उसको सीरियसली हम लोग देखें और उसको ऐसा लें कि ये हमको हेल्प कर रहा है यार। जो टाइम और एनर्जी हम लगाते बार बार प्लानिंग करने में, बार बार ऑर्डर करने में, और फिर भी गलत हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, वो सारी कमियों को हम लोग दूर कर रहे हैं इसकी वजह से। उसके बाद भी हम लोग आपका सजेशन मांगते हैं कि उसके बाद भी अगर ऊपर नीचे कुछ सीजनल या जो भी आपको अभी बताया है उस वजह से अगर कोई कैंपेन चल रहा है, उसकी वजह से इमीडिएट आपकी ये बढ़ी है, अगर आपकी कंजम्पशन बढ़ा है, उसकी वजह से अगर कोई स्पाइक आ रहा है, तो उसमें आप सजेस्ट कर सकते हैं कि यार क्वांटिटी 10 बता रहा है, मेरे को 10 नहीं 4 चाहिए, या ये नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ दिस। बट उसका वैलिड रीजन हमारे पास होना चाहिए और पूरा फोकस हमारा होना चाहिए। तो ये तो था एसपीपी टूल से रिलेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट। अभी गोइंग फॉरवर्ड हर डीलरशिप में, क्योंकि अभी BS6 के भी पार्ट बहुत आने वाले हैं, टोटल अगर पार्ट देखो तो 6000 है, बट उसको हमने बाइफरकेट किया है कि अलग अलग लोकेशन में थोड़े थोड़े पार्ट, जैसे जैसे गाड़ियां बिकेंगी, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, उसके हिसाब से हमने जो फास्ट मूविंग पार्ट है वो रखे हैं अलग अलग लोकेशन पे, कुछ डीलर्स पे रखे हैं। डीलर में भी 2 कैटेगरी रखी है ना, एक जगह 8 लाख का पार्ट है, एक जगह 16 लाख का है। जैसे लास्ट टाइम हमारा जो ट्रेनिंग हुआ था तो उसमें हमने बताया था। तो अलग अलग लोकेशन में हर रीजन में कुछ सेलेक्टेड डीलर्स पे जहां सबसे ज्यादा संभावना है वहां पे हमने रखा है, एंड बोला है कि नियरेस्ट डीलर जो भी होगा, जो इंटर डीलर की हम बात कर रहे थे, वहां से वो अरेंज कर लेंगे। तो वो सारे पार्ट्स आपको धीरे धीरे आपके पास जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वो सब आपको पिच करने हैं, एडिशनल पार्ट लाने हैं, तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए ना हमारे पास। जो हमारा स्पेयर पार्ट का जो स्टोर है उसमें स्पेस कैसे लाएंगे, उसके ऊपर है कि हम लोग हर डीलरशिप को बोल रहे हैं कि भाई साहब आप वॉल टू वॉल अपना इन्वेंट्री चेक कीजिएगा, क्योंकि एसपीपी टूल और ये बाकी चीजें तभी काम करेंगी जब हमारा फिजिकल स्टॉक
वर्सेस सिस्टम स्टॉक दोनों एकदम एक्यूरेट होंगे। मानते हैं आप सर कि दोनों चीजें अगर सेम होंगी तभी हम लोग कोई भी जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, आप करो या मैं करूं, क्योंकि वो आपको भी नहीं पता। पार्ट शेल्फ में रखा है लेकिन मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, या तो वीआर करके मंगाऊंगा या फिर कैसे अरेंज करूंगा और उसमें अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करूंगा, जबकि वो पार्ट रखा है बट वो सिस्टम में नहीं दिख रहा है इसलिए मुझे मालूम नहीं है। या फिर ऐसा होगा कि है नहीं और सिस्टम में दिख रहा है तो मैंने ऑर्डर भी नहीं किया, और जब जरूरत पड़ी उसकी तो पता लगा फिर मैं दौड़ रहा हूँ, कहाँ पर है, यहाँ पर है, वहां पर है, अब अरेंज करो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वीआर लगाओ, फिर 3 दिन इंतजार करो और तब तक वो गाड़ी एक बेग घेर के आपकी रखेगी 3 दिन तक, 4 दिन, जब तक भी वो पार्ट नहीं आता। तो इन सब परेशानी से आप अगर हमें बचना है तो ये दोनों चीजों को पूरा आत्मसात कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपका रोल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका काम खाली ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर लगा दिया या पार्ट उठा के दे दिया और बस मेरा काम खत्म हुआ। ये प्लानिंग वाला जो पार्ट होता है ना, जो मैनेजर स्किल मैनेज करना है स्टोर को, आपके स्टोर में 70-80 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का पार्ट रखा है, उसके आप मालिक हो, आप समझो कि वो सबको मैनेज करना है। तो ये सारी समझ होना हमारे पास बेहद जरूरी है। आगे भी कभी कोई डाउट है आपका तो हमारी टीम से या समर जी से, सबके पास नंबर है इनका, आप पूछ सकते हो, पूछने में कोई हर्ज नहीं जब तक समझ ना आए, बट फिर समझ के उसके ऊपर काम करना है, ठीक है ना, ताकि चीजें इंप्रूव हो सके। अगर प्रोसेस से काम करोगे तो आपका भी टेंशन खत्म होगा, बार बार आपको वो अपना टाइम एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा उस चीज को लेके, इसीलिए सिस्टम बनाया जाता है और प्रोसेस। तो अभी बाई बैक है, अभी आप वॉल टू वॉल हर आदमी अपने अपने अपना स्टोर को वॉल टू वॉल चेक करेगा, जितने भी पार्ट लाइन है करना है आपको। अगर आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्टॉक है, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। उसमें हमारे जो वेंडर है वो आके 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, जितना भी आपका स्टॉक होगा वो सारा 1 to 1 चेक करेंगे 3-4 दिन के अंदर, एंड देन सिस्टम में अपडेट कर देंगे उसको, जो भी प्लस या माइनस होगा वो हम बैक एंड से कर देंगे। बैक एंड से एक वो लिस्ट भेजेंगे कि साहब ये मेरे पार्ट प्लस है, ये मेरे पार्ट माइनस पे है, उनको आप अपडेट कर दो, तो सिस्टम में अपडेट भी करेंगे। उसके लिए हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है कि जितने भी पार्ट हम चेक करते हैं, हर पार्ट लाइन मतलब एक पार्ट लाइन लेट से कोई फिल्टर है, अगर वो 100 है तो एक पार्ट लाइन माना जाएगा। तो वो हर पार्ट लाइन का 15 रुपीज आई थिंक लेता है, एंड जिसमें 50% हम शेयर करते हैं, 50% की सपोर्ट कंपनी करती है। तो आप वेंडर के थ्रू चेक करा सकते हैं जिसमें ये सपोर्ट रहेगा, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, खुद अपना आप डे टू डे में भी करते होंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा फिजिकल स्टॉक और जो सिस्टम स्टॉक है बिल्कुल एक्यूरेट है, तो वो आप बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा बाई बैक। हम जो भी आपका डेड पार्ट है या जो भी, जैसे समर जी ने बताया एसपीपी टूल के हिसाब से आपने ऑर्डर किया और वो नहीं मूवमेंट हुआ है, वो सारा पार्ट हम लोग जो भी उसमें मूवमेंट है एसपीपी टूल का तो 100% लेंगे, और बाकी जो पार्ट है ईआर है वो 100% लेंगे। जो और बाकी भी डेड स्टॉक है आपका, जो आपकी वजह से गलती से हुआ है, वो भी अगर मूवेबल है, उसमें प्राइस टैग सही से लगा हुआ है और वो सेलेबल कंडीशन में है, जंग लगा नहीं है, पैकिंग प्रॉपर है, वो पार्ट भी हम लोग वापस लेंगे हर डीलरशिप से। उसके लिए लेकिन पहले करना पड़ेगा वॉल टू वॉल इन्वेंट्री चेक, खुद करेंगे या वेंडर से कराएंगे, एंड देन स्टॉक आप करेक्शन करेंगे सिस्टम में जाके, यानी अब मेरा फिजिकल और स्टॉक दोनों सेम हो गया। उसके बाद बाई बैक होगा। तो बाई बैक का कुछ नियम कानून है, वही आपको समर जी समझा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सबका रोल बहुत खास है, एंड ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी है। तो प्लीज ध्यान से अपने उसको म्यूट कर लो, एंड थोड़ा ऐसे इन्वायरमेंट में बैठो जहाँ पे आपका शोर शराबा ना हो, ताकि आप समझ सके सही से इस चीज को। एंड देन फटाफट ये जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो इमीडिएट हम लोग इस पे काम करेंगे, एंड फटाफट आपका जो भी पैसा है जो डेड पड़ा है स्टॉक में, वो हम वापस देंगे आपको। ऐसा कंपनी का मैनेजमेंट का हमारा डिसीजन है एंड ड्राइव है कि ऐसे टफ टाइम में हम जितना भी पैसा डीलर का जो भी डेड पड़ा है या कोई क्लेम में पेंडिंग है या कुछ भी है, वो सब हम वापस करें, है ना, तभी आगे सैलरीज और बाकी सब चीजें स्मूथ हो सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, इसको समझ के उसको स्मूथली फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने जब भी आपका जैसे जैसे डीलरशिप खुलती जाएंगे वो करना है इन सब चीजों, ठीक है। चलिए समझ जी। तो पहला पॉइंट है अपना रबर पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो रबर पार्ट्स का बायबैक का गाइडलाइन रहता है वो ये रहता है कि अगर आप कोई भी रबर पार्ट वापस करना चाहते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि रबर पार्ट टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, डस्टी नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़ ही ना हो पाए, मतलब एस्थेटिकली ही दिख रहा है कि वो यूज़ ही नहीं हो सकता और आप उसको वापस कर रहे हो।
अगर ऐसा कोई पार्ट है तो प्लीज़ उसको वापस मत करिए, क्योंकि वो वहाँ पे वीपीडीसी में रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कोई भी पार्ट आपसे वापस ले रहे हैं तो हम इस बिहाफ पे ले रहे हैं कि वीपीडीसी उसको आने वाले टाइम में आगे बेचेगा, ठीक है? और अगर आगे बेचेगा तो वीपीडीसी के पास भी पार्ट सही जाना चाहिए, सर्विसेबल होना चाहिए या रीयूजेबल होना चाहिए। तो आपको वही पार्ट वापस करने हैं जो एस्थेटिकली ओके हैं या ठीक हैं, ठीक है? रबर पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है, जो हमें प्रॉब्लम दिखी है, जो भी आप वापस करते हो, उसमें ये होता है कि उसकी जो लाइफ होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, वो 1 साल से ऊपर होती है। लेकिन रबर पार्ट का जो शेल्फ लाइफ रहता है ना, वो 1 साल रहता है। तो अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जो आप 1 साल से ऊपर वाला बेच रहे हो वापस, तो वो वीपीडीसी रिजेक्ट कर देगा। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उस पार्ट की, वो आप सही दे रहे हो। अगर कोई भी पार्ट ऊपर है 1 साल से, तो आप प्लीज़ उसको मत भेजिए, वो वीपीडीसी में जाके रिजेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है? कोई भी ऐसा पार्ट है जिसके अंदर डैमेज हो सकता है या बेंडिंग हो सकती है, स्क्रैचेस हो सकते हैं, उसको आप अच्छे से पैकिंग करके भेजिए और इंश्योर करिए कि जब भी आप किसी डब्बे में डाल रहे हैं, तो वो इन ट्रांजिट में टूटे-फूटे ना, मुड़े-तोड़े ना, ठीक है? रबर का सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है। प्लास्टिक पार्ट को भी यही फॉलो होता है, उसपे आप इंश्योर करिए कि अपना स्क्रैचेस-व्रैचेस ना हो, ठीक है? फिर आते हैं ग्लास पार्ट पे। ग्लास पार्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल रहता है, क्योंकि ये समर्थ, ज़रा-सा भी इसमें इसपे समर्थ हाँ, समर्थ हाँ जी। इसमें एक चीज क्लियर कर दो डीलर्स को कि अपना जो भी बायबैक में पार्ट्स अगर आपके पास जाते हैं वीसी में, अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो वापस नहीं मिलेंगे उन्हें। अच्छा, ठीक है। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ कि जो भी पार्ट आप लोग हमें देते हो ना, वो हम लोग ऑटोमैटिकली क्वालिटी गाइडलाइंस के हिसाब से उसको खोल-खोल के उसको ठीक कर देते हैं, या फिर अगर वो ठीक नहीं हो सकता तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब रिजेक्शन का सीधा-सीधा फंडा रहता है। रिजेक्शन भी प्रॉपर्टी रहता है आइशर का, क्योंकि उसमें लोगो लगा होता है। तो हम वो रिजेक्शन सीधा-सीधा स्क्रैपिंग में डाल देते हैं। अपना वीपीडीसी में भी अपना उनका तरीका रहता है कबाड़ी वाले से, या फिर उसको स्क्रैप करने का अलग तरीका। इसलिए वो पार्ट आपको हम लोग वापस नहीं कर सकते। तो आपने अगर कोई भी पार्ट वापस करा है हमें, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पार्ट हम आपको वापस कर देंगे अगर वो रिजेक्ट हो गया, तो वो नहीं हो पाएगा। बिकॉज़ वीपीडीसी पे 300 लोकेशन से मटेरियल आया होता है, और उसको हर डीलर के हिसाब से अलग-अलग मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो भी रिजेक्शन होती है आपकी, वो फटाफट स्क्रैप भी होता रहता है, ताकि वहाँ जगह बन सके और मटेरियल आ सके। ठीक है? हम बात कर रहे हैं ग्लास मटेरियल की। ग्लास मटेरियल सबसे ज़्यादा ब्रिटल पार्ट रहता है। आपको इंश्योर करना है कि जब भी अगर आप कोई भी ग्लास मटेरियल हमें वापस कर रहे हो, चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो विंडशील्ड हो, वो किसी स्टर्डी और अच्छे बॉक्स में हो, या किसी रोबस्ट बॉक्स में हो, ताकि जब इन ट्रांजिट में आप वो मटेरियल हमें वापस कर रहे हो, तो टूटे-फूटे ना। ठीक है? और अगर ऑलरेडी आपने देख लिया है कि विंडशील्ड टूटा हुआ है, या रियर व्यू मिरर टूटा हुआ है, या हेडलैम्प टूटा हुआ है, तो आप उसको अपने एंड पर ही रखिए, उसको प्लीज़ वापस मत करिए। क्योंकि अगर वो वापस आया और वो वीपीडीसी में टूटा-फूटा मिला, तो वो रिजेक्ट ही कर देंगे सीधा-सीधा। और मैं नहीं चाहता कि वो आपको नुकसान हो, क्योंकि आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उसका पैसा मिलेगा और फिर वीपीडीसी उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? फिर आते हैं प्लास्टिक पार्ट्स पे दोबारा। डोर वाले जो पार्ट्स रहते हैं, ठीक है? इसमें आपको इंश्योर करना है कि कोई भी डेंट ना हो, स्क्रैच ना हो, और किसी भी तरीके का अपना डैमेज ना हो। कभी-कभार ऐसा होता है कि कोनों पे डैमेज हो रखा होता है, ठीक है? कट पड़ा होता है, टूट रहा होता है, ठीक है? और ये भी इंश्योर रखना है कि जो भी उसके एसेंशियल पार्ट्स हैं, जैसे क्लिप्स है इस वाले केस में, तो क्लिप्स सारे लगे हों। आप देख रहे हैं इसमें लाल मैंने मार्क कर रखा है, क्लिप सब में लगा हुआ है। तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी पार्ट आपको मिला था जैसा वीपीडीसी से, वैसा ही आप वापस करें। ये अपना डोर है, ठीक है? इसमें फैब्रिक की बात हो रही है। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि मटेरियल वापस भेज रहे होते हैं और उसमें फैब्रिक कटा-फटा होता है, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको इंश्योर करना है कि वो फैब्रिक भी सही हो। डॉट ट्रिम। इसके बाद आते हैं अपने फोर्जिंग और कास्टिंग वाले पार्ट्स पे। इसमें हमें इंश्योर करना है कि जो भी उसके मेन पार्ट हैं, जैसे इसमें यॉल्क है इसका ऊपर वाला, और स्प्लाइन है, ये दोनों चीज़ें इंटैक्ट हों। इसमें कुछ भी
इसमें कुछ भी रगड़ा हुआ ना हो, खराब ना हो, रस्टिंग ना हो रखी हो। ये सब क्रूशियल पार्ट्स को आपको इंश्योर करना है कि ठीक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी पार्ट आप जो वापस कर रहे हो वो बिल्कुल नया नवेला हो। ऐसा भी ना हो कि वो यूज ही ना हो पाए। अगर आपको लगता है कि छोटा मोटा रस्ट है या पेंट उतर रहा है, आप उसको अपने एंड पे ठीक कर सकते हैं। रस्ट को आप पार्चमेंट पेपर से थोड़ा बहुत रगड़ के सही कर सकते हैं, या अगर पेंट उतर रहा है तो थोड़ा सा पेंट करके उसको वापस कर सकते हैं, ताकि वो एस्थेटिकली ओके लगे और वीपी टिश्यूज को आगे बेच पाए। ठीक है, तो ये हमें इंश्योर करना है फोर्जिंग और कास्टिंग वाले पार्ट्स पे। यही सेम मिलर केस मैंने ले रखा है इसमें कि रस्टिंग, इसमें देखो एक डीलर, ये डीलर ने भेजा था, मैं ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये हमें डीलर ने भेजे थे। आप देख पा रहे होंगे ये कितने रस्टेड हैं, ब्राउन हो रखे हैं पूरे पूरे। तो ये पार्ट तो सीधा सीधा वहां पे जाके रिजेक्ट ही होना है। इसमें ना मैं कुछ कर सकता है ना डीलर कुछ कर सकता। भाइयों इसमें थोड़ा सिंपल क्या वैसे पार्ट्स वापस ना करें। समर्थ एक मिनट, समर्थ इस सिंपल से सीधे से शब्दों में आप समझिएगा, आज ये पार्ट आपके पास डेड है, लेकिन हो सकता है कल को आपको इस पार्ट की जरूरत पड़ जाए बाई चांस, और वो पार्ट जो आपने भेजा है या किसी और डीलर ने भेजा है बाईबैक में, वो पार्ट हमें अपने पास तो रखना नहीं, वो तो वापस बेचना है। वही पार्ट हम लोग लेंगे ना आपसे, जो ऑल इंडिया में कहीं तो बिक रहा है, आपके यहाँ नहीं बिक रहा है लेकिन किसी और डीलरशिप में बिक रहा है, वही पार्ट हम आपसे लेंगे। तो वो पार्ट अगर आप ही को चाहिए और आप ही ने भेजा था, तो वापस जब मैं आपको भेजूं वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और ऐसी कंडीशन में हो कि आप उसको फिट कर दें, और जो परफॉर्मेंस है गाड़ी की वो भी उतना रहे, वो भी वैसे रहे। जैसे समर जी ने बोला कि बाहर कोई हल्का सा जंग लगा आउटर बॉडी पे, उसका उतना रिलेवेंस नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट करके आप देख सकते हैं। लेकिन कई चीजें क्रिटिकल होती है जहाँ प्रिसीशन बहुत जरूरी है। अब पिस्टन में कोई जंग लगा या कुछ ऐसा है, क्रैक है, जैसे जो आपको ट्रिम का बताया इन्होंने, रोड ट्रिम अगर कटी फटी है तो वो आप कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो लेगा नहीं उसको। तो जो सेलेबल कंडीशन में नहीं है, जिसको आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, जब आपको दिया जाएगा बिलिंग करके, तो वैसी चीजें आपको नहीं भेजनी है, नहीं तो वहां पे वो पैसा भी नहीं मिलेगा और ना ही वो पार्ट मिलेगा। हो सकता है आपके पास रखा हो तो वो आप उसको कहीं पे लगा सकते हो एक्सीडेंटल में, बट अगर वहां भेजा और वो वहां रिजेक्ट हो गया फिर कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। तो रिक्वेस्ट है इन चीजों को बहुत ध्यान से समझ के, ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी भेजा भी हुआ है हमारी टीम ने। हाँ, तो, ये मिलता है ना, तो उन चीजों को बार बार देख के, क्योंकि ये आगे करना है आपको, सारे डीलरशिप को, जितनी भी नॉर्थ की डीलरशिप है 35, 36, 38 जो भी है, उन सबको अपना पार्ट स्टॉक करेक्ट करके बाईबैक करना है। जो भी डेड पार्ट है आप भेजो, जो भी हम लोग ले सकते हैं, आपका जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का डायरेक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा डीलर का जो भी डेड मनी है उसको रिलीज करें हम लोग, ठीक है। तो इसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा बहुत प्रायोरिटी पे फर्स्ट, ठीक है। समझ जी बताइए। हाँ, तो इसमें ये ट्रेनिंग बेसिकली बायबैक गाइडलाइंस का हम लोग कभी देते नहीं है, हमने इसी बार शुरू किया है। क्यों? क्योंकि इसमें इस बार हमने ये ट्रेनिंग देने का इसलिए सोचा था क्योंकि इस बार कोई भी थर्ड पार्टी का बंदा नहीं आएगा आपके पास ये बायबैक एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको ही करनी है। अगर ये आपको करनी है तो आपको ये भी इंश्योर रखना है कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सही हो। ये जितने भी केसेस मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे केसेस नहीं है जो बहुत पहले हुए हों, ये सारे केसेस 1-2 साल पुराने ही हैं। ये भी इन्हीं बायबैक पॉलिसीज में वापस पार्ट्स आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस बार ऐसे केसेस ना आए इसलिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। एक और चीज है समर्थ, एक और चीज है कि एज ए स्पेयर पार्ट मैनेजर इनका एक चीज ये भी है रोल कि पार्ट को संभाल के रखना है शेल्फ में। ऐसा है जमीन पे कोई भी पार्ट पड़ा होना नहीं चाहिए आपका। ये जंग जो लगता है ना, जब जमीन पे ऐसे ही कुछ भी पड़ा है, या जैसे कमानी पट्टे हैं मैंने देखे हैं साइड में आते हैं पड़े रहते हैं, कभी बारिश का मौसम आया तो कहीं से टपक भी रहा है तो वो उसमें सब जंग लग गया है। तो ये भी इंश्योर आपको करना है कोई भी पार्ट आपका जमीन पे नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो लकड़ी के या आपके रबर के वो आते हैं ना, पैलेट्स आते हैं, उनके ऊपर रखो या उनको किसी ऐसी जगह रखो जहाँ पे जंग लगने की संभावना ना हो, प्रॉपर पैकिंग के साथ। तो ये भी हमारा काम है ताकि जंग ना लगे, ताकि जब अगर कभी बायबैक होता है तो ऐसा जंग लगा हुआ मटेरियल कोई भी होना नहीं चाहिए आपके पास, सब सेलेबल कंडीशन में हो, प्रॉपर पैकिंग में है तो पैकिंग में हो। तो वो भी हमारा डे टू डे का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर चीज को हम लोग दुरुस्त रखें। इसमें पीआई भी आप कवर करेंगे क्या समझ? नहीं, इसमें पीआई नहीं है, पीआई तो ऑलरेडी रिटेक्स के थ्रू जा चुका है ना। नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बंदा मेरे से बात कर सकता है उसके रिगार्डिंग में, उसका वो भी भेज दूंगा डॉक्यूमेंट, ठीक है प्लीज। हाँ, तो ये केसेस मैं जो दिखाने वाला हूँ ये सारे अभी रिसेंटली केसेस के ही फोटोग्राफ्स हैं
जिसमें मैं एरर्स दिखा रहा हूँ कि डीलर ने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। तो जैसे कि ये है, आप देख पा रहे हैं इसमें पूरा ब्राउन है, पूरा रेड हो रखा है और ये नीचे वाला जो कैम शाफ्ट है ये भी पड़ा हुआ है, देखिए अब नीचे, ये भी खराब हो रखा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये क्लासिक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। आप ये देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल नया-नवेला पार्ट है, ठीक है? बिल्कुल नया पार्ट है ये। लेकिन देखिए इसके ना ऊपर थोड़ा-सा रस्ट होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि डीलर ने इसको नीचे ज़मीन पे रखा हुआ था और वहाँ पे पानी-वानी का भी काफ़ी कंपोनेंट रहता था, जिसकी वज़ह से इस पे रस्ट होना शुरू हो गया है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए वो हमें इस पे थोड़ा-सा पार्चमेंट पेपर से रब करके हमें भेज सकता था, ताकि ये रस्टिंग थोड़ी कम हो पाए, लेकिन उसने नहीं किया और ये पार्ट फिर फाइनली जाके रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा एरिया जो है उसका खराब था। तो आपको इंश्योर करना है कि ये सब प्रॉब्लम ना हो। गैस्केट्स वगैरह बेंड ना हो, डैमेज ना हो, कटी-पिटी ना हो। कभी भी हेवी पार्ट्स के साथ इसको वापस मत भेजना आप लोग, क्योंकि अगर हेवी पार्ट के साथ रहेगा तो वेट ज़्यादा लगेगा। वेट ज़्यादा लगेगा तो कट जाएँगी, दब जाएँगी, टूट जाएँगी, ठीक है? अपने पाइप वाले पार्ट्स, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई डेंट ना हो, कोई बेंट ना हो। आप नीचे वाला देख पा रहे हैं एग्ज़ाम्पल, जिसके अंदर ये कट-पट पड़े हुए हैं, इसमें स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। ये मेंटेन नहीं रखा गया है, ये मतलब डीलर ने बस कहीं रखा हुआ था, फेंका हुआ था। साफ-साफ दिख रहा है। ठीक है? सीलिंग एरिया भी ओके होना चाहिए। ये सब इंश्योर करके आपको वापस भेजना है, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखिए CWP है, एग्ज़ाम्पल राइट वाला एग्ज़ाम्पल देखिए पूरा खराब हो रखा और ये डीलर ने वापस करा था। सोचिए। सर इसमें एक बार कई बार ना मौसम के कारण भी दिक्कत आ जाती है, जैसे बारिश वगैरह में ज़्यादा रस्ट होती है ना, हाँ, हाँ। तो कई बार अंदर पड़ी हुई चीज़ को भी रस्ट लग जाती है। तो ऐसे जो महँगे वाले पार्ट्स हैं ना, मॉइस्चर के जो कारण। अपने रस्ट हो सकते हैं, उसको जी, जी। आप पन्नी से या बबल रैप से कवर करके रख दीजिए, तो वो उसपे पानी जाएगा ही नहीं। कम तो हो नहीं, पाएगा। पानी तो हाँ, कम हो सकता है जी, बट कई बार हो जाता है, वैसे तो नहीं। बारिश वाले मौसम हेलो में ही होता है, ऐसा नहीं होता। देखिए इसमें हेलो दोनों फ़ायदे आपके ही हैं। अगर ये कवर नहीं हुआ, ठीक है, तो ये खराब हो जाएगा। ना आप इसको वापस हमें भेज पाओगे, ना आप इसको आगे भेज पाओगे। तो जो भी जी, ऐसे जी। एक्सपेंसिव पार्ट्स रहते हैं ना, उन पे आप ये चीज़ें कर सकते हो। ये जनरली मॉइस्चर की थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, तब होता है, ऐसा अदरवाइज़ नहीं होता। जी, 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 हाँ। जी, नहीं, वही बात उसमें कर क्या रहा है हूँ। ना कपूर साहब, हुँ, जैसे आपने पैकिंग खोला और बाद में उसको पार्ट को वापस रख देते, कई बार ऐसा होता है डीलरशिप में, कोई पार्ट खोल के निकाला लेकिन वो नहीं हाँ। लगा, वापस आपने रख दिया। लेट्स से उस समय पन्नी-वन्नी इधर-उधर डाल दिया आपने, हाँ, उसको प्रॉपर उस नहीं तरह से डाला, ले नहीं करते हैं, ले नहीं खाली करते उस बॉक्स तरह। में डाला और रख दिया, चलो बाद में लग जाएगा। ऐसे केस में होगा, जो कंपनी से पैकिंग होता है वो पूरा प्रॉपर, अंदर भी आपने देखा होगा पॉलीथीन और एंड उसमें जहाँ पे ऑयलिंग की जरूरत है वहाँ ऑयल लगा होता है, ताकि रस्ट ना लगे। वहां से जी, प्रॉपर पैकिंग की जो भी डिसिप्लिन है, जो भी एडिकेट्स है, वो सारा पूरा करके भेजता है। पर अगर आपने खोल के उसको वापस वैसे पैक करके नहीं रखा, अगर वो यूज नहीं हुआ और वहां पे एयर और या मॉइस्चराइजर चला गया, तब वो वहां पे जंग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये जरूर आप ध्यान रखो। एक चीज और भी है, ये नियम बहुत सारे हैं, अभी धीरे धीरे याद आ जाएंगे। तो अगर कोई पार्ट खोलते हैं आप एंड वो यूज नहीं हुआ और वापस रख रहे हो, तो प्लीज ये इंश्योर करो कि उसको पैकिंग जो अंदर था, अंदर वाला पैकिंग भी, बाहर का तो रखना ही है, अंदर वाला पैकिंग भी प्रॉपर उसको पॉलिथीन में पैक करके, ऑयल आपके पास भी रहता है, अगर कहीं पे ऐसा लगता है ऑयल इसका ड्राई हो गया है, तो थोड़ा सा आप ऑयल लेके, नया ऑयल लेके प्लीज आप थोड़ा लगा के उसको वैसे पैक करके रखो प्रॉपर बॉक्स में अंदर। उसको ऐसे ही मत सोचो कि फाड़ दिया है, अभी देखेंगे अगली बार जब लगे, हो सकता है वो 2 महीने बाद लगे, तब तक बारिश चालू हो गई और ये कांड हो गया आपका। वेरी ट्रू। तो ये ऐसा है ये आपका सब नहीं, नहीं, वो छोटी-छोटी बिल्कुल चीज़ें हैं सही जो सर, हमें वो तो देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं पता चलती, बट ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तब बहुत प्रेशर होता है, गाड़ियाँ आ रखी होती हैं, लोग बिज़ी होते हैं। बट ये छोटी-छोटी जो चूक हैं, ये हमें आखिर में बहुत बड़े-बड़े नुकसान देती हैं, जैसे कि ये वाला जो आपने एग्ज़ाम्पल बताया। नहीं, मैं कई डीलरशिप में गया हूँ तो मैं देखा है पार्ट्स का कई लोगों ने बड़ा अच्छे से भी मैनेज किया हुआ है, मतलब कोई चीज नीचे नहीं दिखती, नीट एंड क्लीन है, सब कुछ वेल मैनेज्ड है। पर बहुत जगह ऐसे, मतलब जैसे देखते हुए ना कूड़ा घर लगता है कि किसी कूड़े घर में मैं घुस गया हूँ। कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, वो वाकई वो मतलब बर्बाद हो रही है। अगर वो टाइम से नहीं लगी तो उसमें जरूर जंग लग जाएगा या वो खराब हो जाएगी, पक्का है, जिस तरह से हम रखते हैं उसको स्टॉक। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है प्लीज, कि उसको कैसे मैनेज करना है। आप वहाँ बैठते हो हमेशा, पूरा दिन आप वहाँ रहते हो, तो कैसे मैनेज करना है, इस पे भी हमें अपना लोगों को लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है ना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं क्राउन पिनियन पे, ठीक है। ये कुछ ऐसे पार्ट्स रहते हैं, क्राउन एंड पिनियन मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये पेयर में आते हैं, ठीक है। तो जो भी पार्ट आप वापस कर रहे हो, आपको इंश्योर करना है कि उनका बैच कोड सेम हो। ऐसा ना हो कि किसी और बैच कोड का क्राउन आप किसी और पिनियन के बैच कोड के साथ लगा के वापस भेज रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बैच कोड अगर मैच नहीं करेगा तो वो डीलर वो अपना वीपीडीसी भी आगे नहीं बेच पाएगा। तो जो भी ऐसे पेयर वाले पार्ट रहते हैं ना, उनका बैच कोड जरूर देख लीजिएगा जो भी वापस कर रहे हो, और वो सेम क्लोज रखिएगा। एक ही बॉक्स में रख दीजिए, या उसको मार्क कर दीजिए कि भाई ये वाला मेरा इस क्राउन पिनियन का ये वाला बैच कोड इस वाले में है, ये दूसरे वाला बैच कोड दूसरे वाले बैच में है। तो ये सब इंश्योर करनी है, छोटी चीज है, ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, बट ये फिर इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता रहा हूँ इसमें। नहीं, खासकर ना समर्थ, मैं देखा इन्हीं प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आती है। जैसे क्या होता है ना, ये इन्होंने निकाला, खोल दिया, पॉलिथीन खोल दिया, और ये प्रिसीशन वाली चीजें हैं, बिकॉज दोनों को मैच करना है, मैचिंग होता है ना दोनों का। तो इसमें सबसे ज्यादा संभावना रहती थी कि यार मैंने किसी दूसरी गाड़ी का खोल दिया, यार ये नहीं लगेगा, इसमें दूसरे वाला इतने टीथ वाला लगेगा। देन फिर वो दूसरा खोल के तब वो करेक्ट करते हैं, और इसको लाके फिर पॉलिथीन कहीं गई, इधर गया उधर गया, और लाके उसको उठाया और रख दिया। और सबसे ज्यादा जंग लगे हुए इन्हीं चीजों में मिलते हैं, और इसमें एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें प्रॉपर उन दोनों का आपस में घर्षण और वो सब रहता है। तो कहीं पर भी जंग लगा हुआ चीजें यहाँ पे परफॉर्मेंस को ये कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है, तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? चीजों का ध्यान रखना है। जैसे एक इंजन का ब्लॉक है, बाहर से कहीं छोटा मोटा जंग लगा है, आपने छोटा ट्रीटमेंट कर दिया, वो एक्सेप्टेबल है, बाहर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अंदर की तरफ जहाँ हॉर्निंग और ये सब होता है, जहाँ पिस्टन चलता है, या उसमें अगर प्रॉब्लम है तो वो फिर कैसे होगा। या फेस पे जहाँ पे आपने हेड लगाना है, उस फेस पे अगर जंग लग गया है तो वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बिकॉज उससे जो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाए। ठीक है जी, हाँ समझ। हाँ, तो इसमें आगे मैं बता रहा था कि हमारा जो क्राउन एंड पिनियन का है, वैसे और भी कई ऐसे पार्ट्स रहते हैं जो हम देखते तो हैं बट उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्राउन एंड पिनियन एक एग्जांपल हमने बता दिया। दूसरा जो अपने गियर एंड शाफ्ट्स रहते हैं, इसमें हमें इंश्योर करना है कि एक तो गियर टीथ वगैरह जो होते हैं वो सही सलामत हो। जैसे कि आप लेफ्ट वाले एग्जांपल में देख पा रहे हैं, डेंटेड है, तो हमें ऐसे पार्ट नहीं भेजने हैं वापस, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे भेज तो रहे हैं हम, लेकिन इसका पैसा नहीं मिलेगा। और ये पार्ट ऐसे भी होते हैं जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, राइट वाला शाफ्ट देखिए, इसमें देखिए स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, इसमें देखिए स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। स्क्रैचेस नहीं पड़े होने चाहिए, अगर साफ हो सकते हैं तो प्लीज उसको साफ करके भेजिए। ठीक है, ये देखिए एक और ट्रांसमिशन गियर का एग्जांपल है, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। इसमें हमने देखा है कि कोई भी रस्टिंग नहीं हो रखी, जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, इसमें आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट पार्ट है, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, इसमें कोई भी रस्टिंग नहीं हो रखी। ठीक है, कोई डेंट नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। तो ऐसे पार्ट आप वापस करिए, ऐसे वाले नहीं। ठीक है, किट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। कभी बार क्या होता है, डीलर वापस कर देते हैं, लेकिन ये इंश्योर नहीं करते कि किट के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे मान लो 10 पार्ट का किट है, लेकिन उसमें 8 ही पार्ट थे, तो डीलर ने 8 वापस कर दिए। ठीक है, उसका पैसा नहीं मिलता, क्योंकि किट का मतलब है किट। अगर 10 पार्ट उसके बैच पे लिखे हुए हैं तो वीपीडीसी में जाके काउंट होता है वो, कि भाई इस किट में कितने पार्ट होने चाहिए थे और इसने कितने भेजे हैं। अगर वो पूरे नहीं हुए तो वो पूरा का पूरा ही वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि जितने भी किट वाले पार्ट्स हैं वो आप पूरा का पूरा भेजिए। अगर पूरा नहीं है तो ढूंढिए जो बैलेंस पार्ट बच रहे हैं, और अगर वो नहीं मिलते तो प्लीज उसको मत भेजिए, क्योंकि वो वीपीडीसी में जाके रिजेक्ट ही होना है। बॉल स्क्रू, ये अपने छोटे पार्ट रहते हैं, बट थोड़े असेंबली वाले पार्ट्स रहते हैं, इसलिए थोड़ा बता रहा था मैं। इसमें भी आपको इंश्योर करना है कि जो मूवमेंट है वो आराम से होनी चाहिए। ऑयलिंग वगैरह आपको रखनी है इसकी प्रॉपर, ताकि दिक्कत ना हो, मूवमेंट आराम से रहे और रस्टिंग ना हो। ठीक है, अगर ऑयलिंग रहेगी तो रस्टिंग रहेगी ही नहीं, रस्टिंग होगी ही नहीं। ठीक है, प्रेशर प्लेट है, ये बड़ा पार्ट रहता है, ये भी आपको इंश्योर करना है कि इस पर थोड़ा बहुत भी रस्टिंग ना हो, ये अपना प्रॉपरली पैक्ड पड़ा हो पन्नियों में, ताकि इस पे रस्ट ना आ पाए, इसमें कोई डेंट ना आ पाए। कभी कभार मैंने देखा है कि मैड हैंडल होता है, लोग प्रेशर प्लेट को उठा उठा के रख रहे होते हैं, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि वो डैमेज हो ही जाएगा। आपको इंश्योर करना है कि ये सब डैमेज वगैरह ना हो।
अगर आप अभी संभालेंगे तो आप आगे बेच पाएंगे, सिंपल फंडा है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, देखिए इसमें सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल नया जमेला पार्ट लग रहा है। इलेक्ट्रिक पार्ट्स में हम लोग इसको इलेक्ट्रिकली चेक तो नहीं कर सकते, बट हम एस्थेटिकली चेक कर सकते हैं, उसकी बाहरी से पता कर सकते हैं कि भाई वो पार्ट कैसा दिखता है। ठीक है, इसमें आपको इंश्योर करना है कि इसके स्विच पूरे हों, फ्यूज वगैरह सब लगे हों, ये आपको इंश्योर करना है उसमें। ठीक है, रेडिएटर, ये देखिए क्लासिक एग्जांपल है, एक डीलर ने हमें ये वाला रेडिएटर भेजा था, आप देख पा रहे हैं इसमें लाल मार्क कर रखा है, कितना खराब हो रखा है, ये चलेगा ही नहीं, सीधा सीधा डैमेज होगा और वीपीडीसी में जाके रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि जब भी आप ये हमें मटेरियल वापस कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई ऐसा पार्ट ना रखें जो इसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, हल्के पार्ट ऊपर रखे जाएंगे और भारी पार्ट नीचे रखे जाएंगे, तो रेडिएटर हल्के पार्ट्स में आता है, तो आपको ये ऊपर स्टैक करके रखना है, नीचे स्टैक करके नहीं रखना है। और इसकी जो पैकिंग होगी वो थर्माकोल की पैकिंग आती है, आपको भी पता है, तो वो थर्माकोल की पैकिंग में ही भेजिएगा ताकि वो इधर उधर ना हिले और डैमेज ना हो। शीट मेटल पार्ट्स अपने ऐसे रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बेंडिंग हो जाती है। ठीक है, ऑयलिंग, इसमें ऑयलिंग वगैरह की बहुत कमी रहती है, तो आपको इंश्योर करना है कि ऐसे पार्ट ना भेजिए। ये सारे चारों एग्जांपल ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए थे वीपीडीसी में जाके, ये सारी वीपीडीसी की फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहला पार्ट, ये वीपीडीसी में रिजेक्ट हुआ था, सीधा सीधा दिख रहा है, कितना गंदा पार्ट है। सेकंड वाला देखिए रस्टेड है, पूरा खत्म हो रखा है पार्ट, लेकिन फिर भी डीलर ने वापस कर दिया। ये देखिए तीसरे वाला फोटो, इसमें भी रस्ट हो रखा है, लेकिन फिर भी उसको वापस भेजा गया। तो ये वाले पार्ट सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि अगर हम नहीं भेजते तो ये हमारा रिजेक्शन भी ना होता। ये देखिए एक शीट मेटल का पूरा पार्ट ऐसा आया था हमारे पास, ये पूरी फोटो हमने लगा दी है उसकी। सोचिए ऐसे पार्ट हमें वापस किए जा रहे हैं, आप बताइए इसका पैसा दे पाएंगे हम? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। जो अपने डोर असेंबलीज रहती हैं उसमें आपको इंश्योर करना है कि कट पटे ना हो, पेंट नहीं उतरा हो, बेंड ना हो, रस्ट ना हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी रस्ट वगैरह है तो साफ करके अच्छे से उसको ट्रीट करके उसको वापस करके भेजिए हमें। पेंटेड पार्ट्स में आपको इंश्योर करना है वेल्डिंग पे रस्ट ना हो, जैसे इसमें हमने केसेस दिखा रखे हैं। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे पास वीपीडीसी में आ रखे थे, खराब हो रखे हैं, लेकिन फिर भी हमें वापस किए गए, ये भी नहीं चल पाएंगे। मशीन पार्ट्स हैं, बड़े पार्ट, सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, इन सब पे देखिए कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो सही सलामत हो, सब पे रस्ट हो रखा है। ये देखिए ठीक है, ये तो हो गई हमारी एग्जांपल्स कि हमें क्या क्या नहीं करना है। अब हम आते हैं गाइडलाइंस पे, हमने जो मटेरियल है वो पैकिंग कैसे करनी है। जो भी हमारा बॉक्सेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल नए बॉक्सेस खरीद के लाइए, अगर आपके पास बॉक्सेस हैं तो आपको इंश्योर करना है कि बॉक्सेस बिल्कुल सही कंडीशन में हो। ऐसा ना हो कि आपने उसमें मटेरियल भरा और आपने जब उसको इन ट्रांजिट में भेजा तो पटपटा गए। आपको इंश्योर करना है कि जो भी बॉक्सेस आप रख रहे हैं वो बिल्कुल सही कंडीशन में हो, रोबस्ट हो, स्ट्रॉन्ग टेप लगाओ ताकि वो इधर उधर हिले ना। फोटोज मैंने लगा रखी, देखिए कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होनी चाहिए बॉक्स में, पूरा बॉक्स भरा होना चाहिए, नहीं तो मटेरियल इधर उधर हिलेगा और बॉक्स को डैमेज और करेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि ऐसे एम्प्टी स्पेसेस ना छोड़ें आप। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जब शायद लॉकडाउन खत्म होगा तो बायबैक ऑफर आएगा, और बायबैक ऑफर जब आएगा तो आसपास रेनी सीजन चल रहा होगा। रेनी सीजन में मटेरियल जो होता है वो सॉगी हो जाता है कार्डबोर्ड का, तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी मटेरियल आपने पैक करा है वो बबल रैप में अच्छे से पैक कराओ ताकि पानी अंदर जा ही ना पाए। ठीक है, VCI पार्ट्स जिसके अंदर हमारा रस्ट होने का बहुत प्रॉब्लम रहता है, पिस्टन्स आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको इंश्योर करना है कि ये सब जो इनकी ओरिजिनल पैकिंग है उसी में रहे ताकि ये रस्ट ना हो। ठीक है, हैवी और लाइट आइटम्स को अलग अलग रखना है ताकि वो एक दूसरे में घुसे ना और एक दूसरे को डैमेज ना करें, क्योंकि अगर हैवी और लाइट आइटम एक ही बॉक्स में आ गए तो वो एक दूसरे को डैमेज करेंगे। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर किसी पार्ट पे टैग नहीं है तो प्लीज पेपर पे प्रिंट आउट निकाल कर या पेपर पे लिख कर
उसका पार्ट नंबर, पार्ट्स मास्टर से उसका पार्ट नंबर उठाइए, उस पे पेस्ट करिए और पेपर पे लिखिए और उसको पेस्ट कर दीजिए पार्ट नंबर पार्ट पे। तो उससे वीपीडीसी को पता रहेगा कि ये कौन सा पार्ट है। अगर किसी भी पार्ट पे टैग नहीं है तो वीपीडीसी उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास कोई रीजन तो है नहीं, ना उसके पास लिस्ट है कि आपने क्या क्या भेजा है, तो वो उसको सीधा सीधा रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, आपको इंश्योर करना है कि हर मटेरियल पे टैग हो कुछ ना कुछ। ऐसा मार्केट में स्लिप भी आता है ना, ये पेस्टिंग स्लिप आता है जिसपे एड्रेस पे आपने देखा होगा ना, जब कोई कार्ड आता है शादी का तो ऊपर एक आजकल एड्रेस वाला स्लिप आता है ऐसा मार्केट से, तो वो लाके आप लगा दीजिए, वो इक्वल टू ऐसा ही है जैसे हमारा प्राइस टैग है। इसमें और चीज करनी पड़ेगी, बिकॉज चेक नहीं होगा आपका, इसमें आपको इनवॉइस में जाके एमआर नंबर भी लिखना पड़ेगा इसके ऊपर। कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट आया है। ओके, अच्छा, हाँ, तो ये भी एक अच्छी बात है, वो भी है। प्लस जो लिस्ट में आप जैसे एक लिस्ट भेज रहे हैं उसमें वो पार्ट किस लिस्ट में किस नंबर का है, वो भी अगर आप मार्क कहीं कर दें गोल उसमें, तो थोड़ा आसान हो जाएगा टैली करने में। और जैसे कपूर साहब बता रहे हैं एमआर नंबर और वो पार्ट नंबर एटलीस्ट वो डाल दें, तो उनकी आप जरूर एक फोटो खींच के रख लें, ताकि अगर वीपीडीसी कल को रिजेक्ट करता है पार्ट कोई और हमें फोटो भी भेजता है तो हम उससे बोल पाए कि सर हमने तो सही पार्ट भेजा था लेकिन बीच में इन ट्रांजिट में खराब हुआ है, तो फिर हम जो डेबिट होगा ना वो ट्रांसपोर्टर को करेंगे, आपको नहीं करेंगे। तो हमें ये सबूत सारे इकट्ठे करके अपने पास ही रखने हैं। ठीक है भाइयों थोड़ा ध्यान से आप समझ, काफी कम लोग हैं अभी यहाँ पे, 49 लोग हैं खाली, पहले 43 थे आई थिंक, काफी लोग कनेक्ट नहीं हुआ है। बट हमारी टीम अगर है साथ में, हमारी टीम सुन रही होगी रिटेक्स की टीम अपनी, तो ये आगे से आगे आप बता दीजिएगा। जो अभी समझ बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी वजह से फिर बहुत पेन होता है, रिजेक्शन होता है, तो है ना। आप दोबारा एक बार बता दो समझ। मैं इसका दोबारा बता देता हूँ, इस स्लाइड से शुरू करता हूँ। ठीक है, पहले हमने बात की थी कि जो भी अपने टैग्स होने चाहिए, हर पार्ट पे कोई ना कोई टैग होना ही चाहिए। अगर कोई भी पार्ट पे टैग नहीं है तो वीपीडीसी में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी पार्ट पे टैग नहीं है या उसका स्टिकर नहीं है तो आपको सिंपल एक चीज करनी है, एक पेपर फाड़िए, पेपर पे नाम लिखिए, पार्ट का पार्ट नंबर लिखिए और वो पेपर उस पार्ट पे चिपका दीजिए, ताकि पता रहे कि कौन सा पार्ट है वो। क्योंकि अगर वो पार्ट का नंबर नहीं रहेगा वीपीडीसी के पास, अगर वो पार्ट चला गया तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया कि पैकिंग लिस्ट को कैसे मेंटेन रखना है। अगर कोई भी पार्ट को आप भेज रहे हो, कोई भी बॉक्स आपने बना लिया है, तो उसका एक्सेल भी मेंटेन करिए कि कौन से बॉक्स में कौन सा पार्ट है और कितने क्वांटिटी का पार्ट है। उसका पहला कॉपी उस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, सेकंड कॉपी उस बॉक्स के ऊपर चिपका दीजिए, थर्ड कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखिए और फोर्थ कॉपी अपना हार्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज दीजिए। जो भी बाकी सब भेजेंगे ना, ई वे बिल और ये सब इनवॉइस और ये सब के साथ आप पीपीटीसी भेज दीजिए, ताकि आपके पास भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो अपने पास। ठीक है, फिर है पैक पार्ट्स फोटोग्राफ्स। अभी हमें प्रॉब्लम ये आता है कि वीपीडीसी कुछ पार्ट्स रिजेक्ट कर देता है और उसकी फोटो भेज देता है कि ये हमारा हमने रिजेक्ट किया है, ये इस डीलर से पार्ट आया था। ठीक है, लेकिन डीलर हमसे बोलता है कि सर हमने तो सारा पार्ट सही भेजा था, जितना आपने बोला था वो सब सही भेजा था हमने, और वो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना शुरू करा है, पहले भी हम करते थे बट फॉलो नहीं करते थे डीलरशिप्स, लेकिन अब हमने सबको ये बोला है कि जितने भी महंगे पार्ट्स होते हैं उनकी आप जरूर एक फोटो खींच लीजिए भेजने से पहले, ताकि आप काउंटर एक्ट कर पाएं। जब वीपीडीसी बोले कि ये रिजेक्टेड है, आप उनको फोटो दिखा सकते हैं कि भाई हमने ये पार्ट देखो सही भेजा था, लेकिन आपके पास ये पहुंचा है, तो इसका मतलब बीच में कुछ घपला हुआ है, मतलब या तो ट्रांसपोर्टर ने कुछ फेरबदल कर दिया है या कुछ और गड़बड़ हो गई है, तो हम फिर वो डेबिट आपको नहीं करेंगे जो पार्ट रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, तो फोटोग्राफ्स आप जरूर खींच लीजिएगा मटेरियल भेजने से पहले, और ओपन बॉक्स की फोटो, ताकि पता रहे कि कौन सा पार्ट उसमें है और कौन से पार्ट को आप चाहते हो कि फोटो आपने भेजी है। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट था बायबैक गाइडलाइंस का। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। समर, बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये है बायबैक का, कि पहले वीसी इन्वॉल्व होती थी, उनकी टीम आती थी, अब वो टीम नहीं आएगी, तो हमें सेल्फ